अब हम करने वाले हैं एसे नंबर 550, जिसकी चर्चा है रिलेटेड पार्टी पे। देखो इसमें बहुत माहौल बना सकते हैं हम इस स्टैंडर्ड में। एसे 550 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिस्की है नॉन रिस्की है? रिस्की है। क्यों? कुछ भी कर सकते हो, पार्टी रिलेटेड है। हाँ या ना? हाँ जी। सुनिएगा, 3 बजे हैं, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, सेट हो सब? सुनिएगा ध्यान से, एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, कोशिश कीजिए समझने की एग्जाम्पल को। सुनिएगा, यहां पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या? हाँ, एक लड़की का नाम हमें लेना होगा। क्या? श्रद्धा। वही श्रद्धा कहेगी यार मेरे को क्यों लेते हमेशा। श्रद्धा नहीं, कोई और ले लो भाई। श्रद्धा कहेगी क्या बात, मैं क्यों फंसू हमेशा। हाँ, मोहित, मोंटी। चलो हम श्रद्धा से ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तुम्हारे तुम्हारे मेरे को है ना लक्षण सही लग नहीं रहा अभी। लो जी लो भाई, सुनिएगा, यहां पे एक फैमिली है जिसके अंदर 3 मेंबर हैं। एक मम्मी जी, एक पापा जी और एक बेटी जी। बेटी जी का नाम क्या है? श्रद्धा जी। अब इंडिया के माहौल के हिसाब से एग्जाम्पल मैंने सेट किया है, जो कि सेट हो जाता है आपके ऐसे के साथ। अब आपके घर में जनरली हमारी मम्मियां हमसे पूछती है, भाई आप पूरा दिन क्या करते हो, कहां घूमते हो, तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, उनके साथ पार्टी में क्या क्या करते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? तुम्हारा बेसिकली रिलेशन कैसा है, तो आप एक्सप्लेन करती हो। श्रद्धा एक्सप्लेन करती है, मम्मा ही इज माई पार्ट टाइम, ही इज माई फुल टाइम, ही इज माई बाइक राइड। ठीक है ना? आप अलग अलग से अपने फ्रेंड की कैटेगरीज बताते हो। आप बताते हो कि भैया ये मेरी रिलेटेड पार्टीज है, इनके साथ ये मेरी ट्रांजेक्शन्स हैं। बट कोई भी ट्रांजेक्शन मेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या आर्म लेंथ प्राइस से ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है सारी। तो आप मैनेजमेंट बेसिकली यहां पे श्रद्धा है, मम्मी ऑडिटर है समझ लो। तो आप बेसिकली स्टार्टिंग में जज करते हो, पूछते हो कि आपके यहां पे रिलेटेड पार्टी कौन कौन है। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी पार्टी रिलेटेड पार्टी होगी, उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं। भाई जरूरी है क्या रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो? क्यों जरूरी नहीं है? हो सकता है मैंने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया, वो अपना बिजनेस कर रही है, मैं उसके साथ मैं कोई पर्सनली ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, साल के आखिरी में जो वो कमाता है मैं अपना शेयर ले लेता हूं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो आपकी रिलेटेड पार्टी कौन है, आपकी ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होती हैं, क्या कोई ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या। ये हो गई एक प्लानिंग एक्टिव में, ज्यादा एग्जांपल में जा नहीं रहा क्योंकि खिंच जाएगा, हमें सिलेबस कवर करना है। तो ये हो गया आपका इनिशियल फेज, जो आप किससे पूछते हो? मैनेजमेंट से पूछते हो। ठीक है जी, इसे हम रिस्क असेसमेंट बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं हम बेसिकली। अब ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको सब कुछ बता दे, इनिशियल लेवल में मैनेजमेंट ने आपको सब कुछ बता दिया। एट द एंड हम ये भी कह सकते हैं चलो जी एक काम करो, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दे दो जिसमें आप लिख दो कि आपने हमको सारी रिलेटेड पार्टीज बता दी, वो दे देगी, प्लानिंग खत्म। नाउ जब आप रिस्क असेस कर रहे हो या एग्जीक्यूशन कर रहे हो, आपको कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन मिल जाती है जो किसके साथ है? रिलेटेड पार्टी के साथ। या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मिल जाती है जो रिलेटेड पार्टी के साथ है बट आउट ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मिल जाती है जो सिग्निफिकेंट है। कोई भी एक ट्रांजैक्शन मिल जाती है विच वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट। एक दूसरा केस और आ सकता है कि आपको कोई नई रिलेटेड पार्टी मिल जाती है, बेटी ने एक बंदा बताया ही नहीं था,
बाद में ढूंढ लिया गया, पता चला, रिमांड होगा नहीं होगा? होगा। ये कहां से आया, कौन है, क्या रिश्ता है, क्या करती हो, किसके अप्रूवल से, हाँ या ना? तो ये सारी चीजें आप नई रिलेशन में पूछोगे। जब हमने तुमसे पहले पूछा था तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, तुमने क्यों नहीं बताया? तो क्या ऑडिटर ये सारे सवाल मैनेजमेंट से करेगा? करेगा ना। फिर उसको देखना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट बोल रही है वो सही है या नहीं है, एविडेंसेस वेरीफाई करेगा और अपना जजमेंट लगा के ओपिनियन फ्रेम करेगा इस एरिया पे। ठीक है जी। अगर मैनेज एक हमारे अकाउंट इंडिया के हिसाब से बात करूं तो एक रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर जाता है, फिर आपको देखना है वो डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएटली चला गया है या नहीं, एज पर एफआरएफ चला गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम डलवाएंगे, नहीं करते हैं तो अपना ओपिनियन चेंज कर देंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 क्वेश्चन बताऊंगा, देख लीजिए। पहला लीजिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी, स्टेप नंबर 1। कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा मैं, आसान रख रहा हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप क्या अंडरस्टैंडिंग लोगे? भाई हमारे ऑडिट के तो 3 स्टेप होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग। तो क्या अंडरस्टैंडिंग लोगे? बिल्कुल लेंगे सर अंडरस्टैंडिंग। तो आप अंडरस्टैंडिंग में क्या पूछोगे? इंक्वायरी करोगे बेटी के साथ, क्या पूछोगे जी? द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी रिलेटेड पार्टी इंक्लूडिंग चेंजेस फ्रॉम द प्रायर। भाई नई नई रिलेटेड पार्टी भी तो बन सकती है ना, तो आपने पूछना है कि आपके रिलेटेड पार्टी कौन थे और लास्ट टाइम से कौन कौन नए आए हैं और पुराने चलेंगे। कुछ ऐसा नहीं हो रहा सर, ये तो मल्टी बॉयफ्रेंड रखने पड़ेंगे इसके लिए, तो 2-4 निकालने भी पड़ेंगे, 2-4 लाने भी पड़ेंगे। देखो जी, आपने लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी मांगी उनसे, इसमें एक फैमिली ट्री भी होता है उनके पास, वो भी ले सकते हो आप। रियल लाइफ में क्या क्या करते हैं भाई, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजमेंट से तो पूछ लिया, आप क्या करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, फैमिली ट्री देखते हो, रिसेंट बोर्ड मिनट्स देख सकते हो, न्यू एक्वायर एक्विजिशन देख सकते हो, शेयर होल्डिंग का मूवमेंट देख सकते हो, उससे भी आपको पता चल सकता है कि किसी के साथ न्यू रिलेशन बनाया क्या। आपने लिस्ट ले लीजिए, उनके साथ नेचर ऑफ रिलेशनशिप आपका कैसा है, सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आप कंट्रोल करते हो, वो आपको कंट्रोल करते हैं, किस तरह से आपका रिलेशन है ये आइडेंटिफाई करो। वेदर द एंटिटी, ये तो हो गई रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो जरूरी। whether the entity entered into any transaction with these related party during the period and if so the type and purpose of the transaction पूछना है आपने बेसिकली। समझ आया? यहां तक के 3 स्टेप समझ आए? The auditor shall inquiry of management and others within the entity and perform other risk assessment procedure। ये मेन हो गए, मेन रिस्क। अब कह रहे अदर भी लगा लो, considered appropriate to obtain an understanding of the control if any on the management has established। ये आपने मैनेजमेंट से क्या की? इंक्वायरी की कि आपकी लास्ट ईयर की रिलेटेड पार्टी कौन थी, क्या चेंज हुए हैं, किस तरह का रिलेशन है, क्या कोई ट्रांजेक्शन हुई है क्या, ये आप इंक्वायरी कर रहे हो। फिर आप मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी कर रहे हो, भाई ये तो मैं पूछ रहा हूं क्या आपके यहां कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप लोग आइडेंटिफाई करो कि ये हमारी रिलेटेड पार्टी है, अगर सिस्टम में उनके साथ कोई एंट्री डलेगी तो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया जाएगी कहां पे वो भैया ये डिस्क्लोजर जाता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के। क्या आपके यहां कोई ऐसा सिस्टम है? क्योंकि सिस्टम है तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं तो आप ढूंढते ही रहोगे। तो ऑडिटर पूछ रहा है, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, क्या मैनेजमेंट ने कोई सिस्टम एस्टैब्लिश कर रखा है टू आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। और अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है, ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन एंड अरेंजमेंट विद द रिलेटेड parties and authorize and approve significant transaction and arrangement outside the normal course of business। पहला पॉइंट समझ आया? ये कौन से पॉइंट हो गए जब हम जा रहे हैं प्लानिंग स्टेज के। आपकी लिस्ट क्या है रिलेटेड पार्टी की, लास्ट ईयर से चेंज क्या है, किस तरह का रिलेशन है, किस तरह की ट्रांजेक्शन है, क्या आपके यहाँ कोई सिस्टम है जिससे आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो, अकाउंट फॉर करते हो, डिस्क्लोज करते हो, कौन ट्रांजेक्शन को अप्रूव करता है और कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है तो कैसे कोई डील करता है, सिस्टम समझ रहे हो? क्या आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और अलर्टनेस मेंटेन करोगे जब आप रिलेटेड पार्टी देखोगे? बिल्कुल करेंगे। क्या आप अपनी टीम को बताओगे आपस में कि भैया ये रिलेटेड पार्टी है, इनके साथ कोई ट्रांजेक्शन दिखे तो ध्यान से देख लेना। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 क्लियर है? अब मैं सिचुएशन बना रहा हूं, मैं आपके लिए स्टैंडर्ड इजी कर रहा हूं, बहुत लेंथी स्टैंडर्ड है। ये आपका स्टेप 2 है, लिख लीजिए।
एंड दिस इज योर स्टेप नंबर 3। ये आपके पेपर में आ चुका है। स्टेप 2 क्या कहता है? देखो, फील लेना, फील लोगे तो आंसर समझ आ जाएगा। थैंक यू। क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट ने हमको बताई, पहले बताई थी नहीं। क्या कह रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी या फिर और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी आपको मिल गया। भाई ये थोड़ी ना इंक्वायरी सफिशिएंट। पहले स्टेप में तो हमने क्या किया था? इंक्वायरी के अगेंस्ट इंस्पेक्शन तो होगा, आपने बोर्ड मिनट्स देखे होंगे। तो आपको कोई एक मिल गई क्या? ट्रांजैक्शन या कोई नई रिलेटेड पार्टी आपने आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट को डिस्कशन में बिठाओगे। अब श्रद्धा को बुलाया गया। इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाई related party or significant related party transaction that management has not previously identified or disclosed, क्या करोगे? सबसे पहले तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटेंगे, सबको बताएंगे, हाँ या ना? पूरे रिश्तेदारों में बताएंगे तुम्हारी बेटी बिगड़ रही है, हाँ या ना? यही तो होता है। तुम सीए में फेल होते हो, तुमको किसी को नहीं बताना होता। घर से बाहर निकलो, सब हो गया फेल, साले खाता मत कर, सबको पता होता है। पास हो जाओ, किसी को नहीं, फिर आप फोन करके बताओगे। लो जी, क्या कहता है? कम्युनिकेट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द अदर मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम। सबको बताओ कि देखो ये नया मिला है। उसके बाद फिर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट। आप इस लाइन को छोड़ दो, मेन 2 पॉइंट देखो। आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट तो क्या, गाली देनी पड़ेगी आपको, टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजेक्शन विद द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी फॉर द फर्दर। अब इस रिलेटेड पार्टी के साथ जो जो ट्रांजैक्शन है आप सब पूछोगे किससे? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे। ट्रांजैक्शन तो पूछोगे ही, हाँ या ना? इंक्वायरी करोगे, व्हाई योर एंटिटी कंट्रोल ओवर दिस रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन फेल्ड टू एनेबल द आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। और आप स्टेप 1 पे कह रहे थे हमारे यहां कंट्रोल है, तो आपके कंट्रोल ने ये रिलेटेड पार्टी और इसका रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया? बेटी कहेगी बताना ही नहीं था। हाँ या ना? तो आपका कंट्रोल कैसे फेल हुआ? मैनेजमेंट कहेगी बताना ही नहीं था, इसका मतलब फ्रॉड कर रहे हो इसके साथ, हाँ या ना? तो आपने ये भी देखना पड़ेगा कि भैया उसकी सारी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो और पूछो कि आपके इंटरनल कंट्रोल क्यों फेल हो गए। अदर टीम मेंबर को बताओ, 1 पॉइंट, बेटा एग्जाम का क्वेश्चन है, पॉइंट भी बनवा रहा हूं। सारी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करो, इंटरनल कंट्रोल क्यों फेल हो गए वो देखो। आगे क्या इतने पे छोड़ देंगे क्या? नहीं सर, अब तो श्रद्धा का रूम खुलेगा, सारी अलमारियां खुलेंगी, सारे ग्रीटिंग कार्ड खुलेंगे, सारा लैपटॉप छाना जाएगा, सारा मोबाइल छाना जाएगा। करोगे या नहीं करोगे? छोड़ देंगे, जा बेटी जी ले अपनी जिंदगी। ना सर, कंपनी को छोड़ेंगे नहीं। परफॉर्म sufficient appropriate audit evidence relating to such newly identified related party और significant related party transaction। अब जो आइडेंटिफाई हुआ है उसका ऑडिट करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो उसके अगेंस्ट सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। अब रिकंसिडर करो रिस्क। जिस बेटी को हम शरीफ समझते थे, जिस मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी हमने अच्छा समझा था, जिसको हमने समझा था इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, आपको नहीं लगता रिकंसिडर करना चाहिए बेटी का बाहर जाना? रिकंसिडर द रिस्क दैट द अदर रिलेट। अब तो आप सोचोगे ना, एक है तो दूसरा भी हो सकता है। मजा आता है ना इसको पढ़ना, आपको प्रैक्टिकल नहीं लगता ये। रिकंसिडर द रिस्क दैट द अदर रिलेटेड पार्टी और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में exist that management has not previously identified or disclosed to the auditor and perform additional audit procedure as necessary। अगर आपको लगे कि श्रद्धा ने इंटेंशनली नहीं बताया था तो भैया उसका इंप्लीकेशन देख लेना, क्या हो सकता है? फ्रॉड रिस्क हो सकता है। कितने पॉइंट हो गए? मजे मजे में बताओ सारे 6 पॉइंट। पहला, आपको कुछ ऐसा मिला जो आपको नहीं बताया गया था। पहले तो इंक्वायरी के पॉइंट थे, तो पहला क्या करोगे? देखो जनरल तो सबसे पहले क्या होगा, अदर टीम मेंबर को बताना ना बाद में डाल सकते हो, सबसे पहले तो होगा पकड़ के कान पे लगाएंगे, बताया क्यों नहीं? आया ना कि आपने बताया क्यों नहीं?
और सारी ट्रांजेक्शन पूछेंगे क्या है, फिर जो ट्रांजेक्शन आई उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। शरीफ समझते थे इसका, रिकंसिडर करेंगे रिस्क और देखेंगे कहीं इंटेंशनल तो नहीं है, फ्रॉड रिस्क तो नहीं है। उसके अलावा पूरे मोहल्ले में डिंडोरा पीटेंगे। 6 पॉइंट हो गए, याद रहेंगे। आगे, आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आप होते हो ना कभी कभी अपने घर लेके जाते हो अपने दोस्त को, मम्मी ही इज माई फ्रेंड, ब्रदर, भाई। मम्मी बोलती है भैया ध्यान रखना हमारी बिटिया का, बट वन डे यू आइडेंटिफाइड सम ट्रांजेक्शन विच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब रिलेटेड पार्टी पता थी आपको, ट्रांजेक्शन नहीं पता थी। अब आपको क्या पता चल गई, ट्रांजेक्शन। रिस्क समझ रहे हो, रिलायंस का, हंस लो तुम। रिलायंस का एक रिलेटेड पार्टी था, उन्होंने डिस्क्लोज कर रखा था, बट अब आपको क्या मिला, एक सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मिली विच आर दी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या करोगे, किसकी परमिशन से हुआ, किसने अप्रूव की, हाँ, देखोगे नहीं देखोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल, तो वही सब यहां पे देखना पड़ेगा। क्यों, क्या जरूरत पड़ी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रैशनल बेसिस, बेसिस, पर्पस देखोगे, और बाद में भैया सब सही करवा के शादी करवा के निपटा देना मामला, यही होता है। तो इसमें भी यही है। देखो जी, अगर आपको कोई भी आउटसाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मिलती है तो आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, किस तरह से क्या एग्रीमेंट चल रहा था, एंड इवैल्यूएट वेदर क्या द बिजनेस रैशनल, पर्पस, बेसिस क्या था इसका ऑफ द ट्रांजेक्शन, सजेस्ट दैट दे मे हैव बी एंटर इनटू एंगेज इन ए फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और टू कंसील मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ, हो सकता है फ्रॉड के लिए किया गया हो। दूसरा, द टर्म ऑफ ट्रांजेक्शन क्या थी, दैट आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट बोल रही है, जो बिटिया बोल रही है, क्या वो उनके एग्रीमेंट के साथ मैच कर रही है या नहीं, वो कह रहा है नहीं कर रही। द ट्रांजेक्शन हैव बीन, अब फाइनली आपको कुछ तो करना पड़ेगा, तो जो भी हुआ है, द ट्रांजेक्शन हैव बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, वो करवा लो, नहीं करेंगे तो ओपिनियन चेंज कर देंगे। और ऑब्टेन करो ऑडिट एविडेंस दैट द ट्रांजेक्शन हैव बीन एप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड। कितने पॉइंट हो गए, अगर सिर्फ ट्रांजेक्शन मिलती है तो रैशनल देखोगे, टर्म्स देखोगे, एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड है और ऑडिट एविडेंस आपने ले लिया है। ये अभी मई 22 में आ गया है। तो आपके पेपर में क्या आएगा, कोई नई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आ सकती है। क्लियर है जी, आपको बस ये एजर्ट करना है, ये वेरीफाई करना है, भाई रिलेटेड पार्टी के साथ आप ट्रांजेक्शन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वही करो जो आप बाकी लोगों के साथ करते हो, आर्म लेंथ प्राइस पे। ठीक है जी, क्लियर। और मैनेजमेंट से क्या ले लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, अगर आप कुछ भी डाल रहे हो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करके डालो, डॉक्यूमेंट कर लो। कितने क्वेश्चन बताए मैंने आपको, 3। इसके अलावा कुछ एक बेसिक एक आध चीज और है, वो देख लो, पेपर में नहीं आनी चाहिए फिर भी देख लो। स्टेप 1 पहला क्वेश्चन हो गया, फिर अनडिस्क्लोज्ड चीज आपको मिली, दूसरा, फिर डिस्क्लोज्ड मिली बट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तीसरा, अब कुछ बेसिक बातें फालतू की बातें जो आप सेल्फ रीड भी कर सकते हो, वो ये। भाई रिलेटेड पार्टी से आप इतने घबराए हुए क्यों, क्यों, क्योंकि उनके साथ आप फ्रॉड कर सकते हो। वो कोई ऐसी पार्टी है जिसको आपको रिक्वेस्ट करना है, या ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा कांड करना है ना, भाई आप ही की कंपनी, आप कैसे भी मिसमैनिपुलेट कर सकते हो। तो उसकी वजह से एक हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है। अब ये उसके एग्जाम्पल दे रहा है कैसे कैसे। भाई आप ऑपरेट कर सकते हो एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर बना के, भाई अपन अडानी और ये वोडाफोन वगैरह के जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, आया ना। भाई हो सकता है हमारा आईटी सिस्टम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को ना कैप्चर कर पाए, इस वजह से भी रिस्क ज्यादा है। डिस्क्लोजर जाना है, और भाई डिस्क्लोजर जाना है ना, वो डिस्क्लोजर नहीं जाएगा तो फाइनेंशियल गलत हो गए। हो सकता है रिलेटेड पार्टी नॉर्मल मार्केट टर्म्स पे ना की जा रही हो, फाइनेंशियल इन्फ्लेट करने हैं, या ऐसा भी हो सकता है कुछ रिलेटेड पार्टी अनडिस्क्लोज्ड हो। तो ये कुछ क्या है, रिस्क हैं। तो हो सकता है आईसीआई का कभी दिल करे कि आपसे कुछ ना पूछे, वो ऑडिट प्रोसीजर ना पूछे, जनरल क्वेश्चन पूछ ले कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वजह से रिस्क ज्यादा होते हैं, बताओ कैसे कैसे। तो ये क्या होगा बेटा, एग्जांपल्स। अच्छा ऊपर लिखा है
क्वेश्चन नंबर 4। सर ये करके जाना है, चैप्टर 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है या नहीं करना है। और रिलेटेड पार्टी क्या होती है, आप लो में या अकाउंट में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, यहां स्किप कर सकते हो। कितने क्वेश्चन हो गए जी? आप ऐसे के ऊपर लिख सकते हो 4 मजेदार क्वेश्चन। डर लगेगा कभी अभी स्टैंडर्ड से? डर लगेगा? अभी भी लगेगा तो कोई नहीं बचा सकता आपको। सर डर तो श्रद्धा से लग रहा है हमें। लो जी लो। सोचो कोई श्रद्धा अगर ये लेक्चर देख रही हो, मतलब ठीक है, वो क्या सोचेगी? इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं। लो जी, अगला ऐसे आता है ऐसे नंबर 560, जिसको आप AS4 के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, जो कि बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट। थके तो नहीं ना, या थक गए हो? समझ आ रही हैं चीजें? चाय? अभी तुमका ब्रेक हुआ है, अभी तुम्हें चाय चाहिए? 1 घंटे तो रुक जाओ, ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं फिर ले लेना ब्रेक। सालो मैं पानी पे जी रहा हूं, तुमको चाय चाहिए? क्या बोल रहे हो? हाँ जिन डाला हुआ है इसमें मैंने। लो जी, ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। पहले थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लो। कितने बच्चों को आता है 560? ईमानदारी से हाथ उठाना, जबरदस्ती उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से आता है सर मेरे को 560, आप पूछ लो कुछ भी, उठा लो हाथ। ये जोरदार जयकारा, जल्दी से दोनों हाथ ऊपर। हाँ भाई लाइव वालों तुम बताओ 560 आता है? मैं उसी लेवल पे पढ़ाऊंगा ना फिर। नहीं आता है? सुनो फिर, देखो अगर कोई चीज नहीं आती है ना तो उसको पढ़ाने का मजा अलग है, अगर कोई चीज आती है फिर उसको पढ़ाने का मजा नहीं है। ऐसे का नाम क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ईयर एंड की डेट क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च ईयर एंड की डेट है। आप ऑडिट मार्च से पहले करते हो बाद में करते हो? बाद में करते हो। क्या ईयर एंड के बाद आपको कोई ऐसी चीज मिल सकती है, बुक नहीं देखनी आपको, ठीक है, विजुलाइज करना है माइंड से। क्या ऐसा हो सकता है 31 मार्च जब फाइनेंशियल खत्म हो गए, मैं अप्रैल या मई में ऑडिट कर रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके बाद कोई ऐसा इवेंट आए जो उस फाइनेंशियल में आना चाहिए था? हो सकता है क्या? हाँ या ना, यस और नो? यस और नो? हो सकता है। सर हम AS4 पढ़ते हैं जो एडजस्टिंग इवेंट की बात करता है। तो मान लो ऐसा कुछ है कि 31 मार्च के बाद और मेरे ऑडिट से पहले कोई इवेंट आया जो फाइनेंशियल में आना चाहिए था, तो आप क्या करोगे? देखो इसमें बेसिक प्लानिंग वाली बातें नहीं कर रहा मैं। अगर बेसिक प्लानिंग की वाली बात करूंगा तो ऑडिटर जाएगा, जैसे रिलेटेड पार्टी में पूछा था ना कि आप सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्या कंट्रोल है, किसने देखा, वो मिला नहीं मिला, वो इंक्वायरी तो समझो अपने लिए एक बेसिक है, ऑक्सीजन है वो तो हर एरिया का। तो ये तो बेसिक काम तो करने ही करने हैं। मैं आ गया हूं एंड रिजल्ट पे, डायरेक्ट वो डिस्कस कर रहा हूं कि यू आइडेंटिफाइड सम सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन। अब आप क्या करोगे सोचो? मैं कर दूं एडजस्टमेंट? ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, कहेंगे भैया ये एडजस्टिंग इवेंट्स हैं AS4 के हिसाब से या वॉट एवर इंड AS के हिसाब से, क्या प्लान है आपका? वो कहेगा सर एडजस्ट कर देते हैं। आप कहोगे नेकी और पूछ पूछ कर दो, ड्राफ्ट ही तो है फाइनेंशियल आपके, मेरा ऑडिट चल ही रहा है। वो कहेगा ठीक है जी कर देते हैं। उन्होंने एडजस्टमेंट कर दी, मैंने अपने ऑडिट प्रोसीड, ये काम खत्म। हाँ या ना? कोई रिस्क? कोई रिस्क नहीं है। वो कहता है नहीं करेंगे। कह सकता है क्या? कह सकता है हम नहीं करेंगे, जो करना है कर ले। हो सकता है। मैंने कहा कर लेंगे, क्या करेंगे? ऑडिट ओपिनियन चेंज कर देंगे। ले पकड़, तू कर ले अब जो करना है। हमारे हाथ में थी ना हमारी पावर। पहला केस समझ आ गया?
दूसरा केस, 31 मार्च के बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी मैंने, ठीक है। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, उसके बाद कुछ पता चला जिसको एडजस्ट होना चाहिए था, क्या करोगे? अरे पहले तो इंक्वायरी करेंगे ना है ना, ये केस अलग है, वो कह रहे इंक्वायरी पहले कर चुके, उस एक केस अलग था, अब ये केस सबसे पहले तो इंक्वायरी करेंगे कि लाला एक ये ट्रांजैक्शन है, इसको एडजस्ट करना है। वो कहेगा तू साइन कर चुका है ऑडिट रिपोर्ट, मैं कहूंगा मेरी छोड़ तो अपना बता। वो कहता है एडजस्टिंग इवेंट एडजस्ट कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरी ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास है, मैं दोबारा प्रिंट करके साइन कर देता हूं। लेकिन साइन करने से पहले क्या दोबारा ऑडिट कर लोगे? क्यों? सब्सिक्वेंट इवेंट है, एडजस्ट करवा रहे हो, ऑडिट नहीं करोगे? तो देखो ऐसे 230 भी पढ़ोगे आप, इतनी सारी इंटरलिंकिंग है, समझो ऐसे 230 में एक पैराग्राफ आएगा, 560 में तो है ही है। डॉक्यूमेंटेशन करोगे, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या था, एडजस्टिंग था या नहीं था, किसने ऑडिट किया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या लिए, किसने उसका रिव्यू किया, उसकी वजह से कोई ओपिनियन चेंज हुआ क्या, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होंगी। 230 खोल के देख लो, लिखा हुआ है। उसने कहा जी मैं चेंज कर देता हूं, आपने कहा ठीक है, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाड़ के फेंक देता हूं, मेरे पास ही तो थी, नहीं बना लेता हूं, उस पर साइन कर देता हूं कवर करके इन चीजों को, सॉर्टेड। उसने कहा नहीं कर रहा चेंज। मैंने कहा ठीक है मत कर, ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास है, फाड़ दूंगा, नहीं बनाऊंगा, ओपिनियन चेंज कर दूंगा, फिर दे दूंगा, यस और नो। समझ आ रही है ना बात? मतलब अपने हाथ में अभी तलवार मेरे पास है, तू नहीं देगा मैं गला काट दूंगा, हाँ या ना? इसमें मैं ऐसा भी कर सकता था, जब वो अगर यार एक दोगे मेरे को स्ट्रेप्सिल प्लीज, कि अगर वो चेंज करता है तो मैं उसी रिपोर्ट में एक और डेट डाल के दोबारा साइन कर देता, उसमें लिख देता भैया ये मैटर हमने, थैंक यू यार, ये मैटर हमने एडिशनली कवर किया है। समझ आ रहा है? पहले ही केस का एक और ऑप्शन बता रहा था मैं। आगे नेक्स्ट सिचुएशन, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, किसको दे दी? मैनेजमेंट, शेयर होल्डर को नहीं, मैनेजमेंट को, वो आगे पब्लिक कर देंगे। कुछ मिला जो उसमें एडजस्ट होना, मैं गया मैनेजमेंट, समझ आ रहा है ना माइंड में, मैं गया मैनेजमेंट के पास, मैंने कहा जी एक इवेंट मिला है लाला, वो कहेगा हाँ एडजस्टिंग इवेंट है, कर दो एडजस्ट, नहीं कर रहे, पहले तो कहता है चलो कर रहे हैं, मैंने कहा कर दो फिर फाइनेंशियल में, तुम्हारे पास मेरी ऑडिट रिपोर्ट है, मैं उसको फाड़ देता हूं, दे दो वापस, और मैं नहीं बना के तुमको दे देता हूं। पहला मामला तो सॉर्टेड है, जब मैनेजमेंट एग्री कर जाए तो सब कुछ सॉर्टेड है। नहीं कर रहे, ऑडिट रिपोर्ट किसके पास है? मैं, पब्लिक में नहीं गई है। मैंने कहा मेरी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक नहीं करोगे तुम? बोल सकते हो ना, करेंगे, जो करना है कर ले। तो ऐसे केस में क्या करें? टेक्निकली तो देखो, जिस दिन मैंने साइन कर दिया ना, मेरे पास एक ही क्लाइंट है क्या जिंदगी में? हजारों क्लाइंट है, तो एक लाइन तो आप हमेशा फिक्स कर लो, टेक्निकली मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिस दिन मैं साइन कर देता हूं, क्योंकि इवेंट कब पता चला है उसके, भाई मैं क्या इसी क्लाइंट पे लगा रहूंगा? जिस दिन तक मैंने ऑडिट किया उस दिन तक ये इवेंट नहीं था, मैं प्रूव कर सकता हूं, तो कल को कोर्ट मुझे लाइबल नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता तो चल गया और वो इतना सिग्निफिकेंट है जो चेंज होना था। मेरी फीलिंग को समझना, फीलिंग समझोगे तो आंसर समझोगे, वो इतना सिग्निफिकेंट था भाई, आप इसको इग्नोर ये मत कहो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इतना सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट किसके पास है? लाला के पास है, पब्लिक नहीं गई, मैंने कहा भाई इसको नहीं इशू करेगा, करूंगा, जो करना है कर ले। ठीक है भाई, लीगल ओपिनियन लेंगे, फिर अब हमें क्या करना है, आपकी किताब में डिटेल में जो लीगल ओपिनियन होगी उसके हिसाब से आप एक्शन ले लेना। समझ आया? रिपोर्ट मैनेजमेंट ने पब्लिक को दे दी पहले ही, फिर कोई सिचुएशन मिली सिग्निफिकेंट थी, सेम मैनेजमेंट एग्री कर देती है। अब क्या होगा? एग्री में भी एक दो पॉइंट अब एडिशनल आ जाएंगे। अब रिपोर्ट का है, मैनेजमेंट कहेगी देखो यार इवेंट तो एडजस्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट फाइनेंशियल में एडजस्ट करेगी, फाइनेंशियल भी पब्लिक के पास जा चुके हैं, वो फाइनेंशियल में चेंज करेगी और तुमसे कहेगी कि नई रिपोर्ट बनाओ, तुम नई रिपोर्ट बना दोगे। उन लोगों का क्या करें जिनके ऑलरेडी रिपोर्ट जा चुकी है, सबको इन्फॉर्म करो कि एक नई रिपोर्ट बनी है और फाइनेंशियल में अपडेट हुआ है, और मेक श्योर करो जितने भी पुराने लोगों को वो रिपोर्ट मिली है सबको नई रिपोर्ट मिले। और मैनेजमेंट एग्री ना करे तो सर
तो क्या करोगे? लीगल ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन तो जा चुकी है ना, तो लीगल ओपिनियन में जी स्टैंडर्ड खत्म हो गया। समझ आया? अब आता है, आप बोलोगे कभी नहीं आता है। लो जी देखो आपने कभी अपनी पहले कभी पढ़ा था आपने इस तरह से ऑडिट, विजुलाइज करके, सोच कर, ऐसे ही पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ ऐसे ही पढ़ना होता है। अगर ऐसे ही पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, दिस इज द ओनली वे जहां पे आप अच्छा ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट देखिएगा। अब यहां पे मैंने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम बना दिए हैं। फाइनेंशियल 31 मार्च को खत्म हो गए, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है। दिख रहा है ना बेटा सभी को चार्ट? ऑडिट साइन किस दिन हुए हैं? 30/5। इस दिन के बाद मेरी टेक्निकली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5/6 को मैंने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, किसको? मैनेजमेंट को। और उसके बाद 15/6 को क्या हो गया? फाइनेंशियल और रिपोर्ट पब्लिक में चले गए। देखिएगा, लो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट हुआ। अगर कुछ भी मिलता है तो आप क्या कर दोगे? एडजस्ट कर दोगे सिग्निफिकेंट इवेंट एज पर एफआरएफ, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे, एडजस्ट करके काम खत्म कर लोगे। कोई भी टेंशन, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है ना सारा काम। ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई 30/5 को। क्या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक्निकली? साइन के बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। स्टिल अगर आपको बहुत कोई मटेरियल चीज मिली है तो क्या करोगे? डिस्कस विद मैनेजमेंट। ठीक कर देती है तो आप भी अपना ओपिनियन चेंज कर दो। मैनेजमेंट मान लो क्वालिफाई जाना था तो आप अपनी ओपिनियन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लो इफ रिक्वायर्ड। नहीं है तो उस चीज को कवर करो, ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो। हो सकता है सेम ही रिपोर्ट जाए ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई अगर कोई सिग्निफिकेंट एडजस्टिंग इवेंट मिला है तो इसका मतलब यह है कि ओपिनियन चेंज होगा ही होगा। आपने अगर फाइनेंशियल में डिस्कस कर दिया तो ओपिनियन ट्रू एंड फेयर ही रहेगा, लेकिन मुझे टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो बस मेरे वर्क पेपर्स बन जाएंगे कुछ, मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूंगा क्या एक सब्सिक्वेंट इवेंट मिला? नहीं। तो आप क्या करो? मैनेजमेंट से डिस्कस करो, अगर ओपिनियन चेंज करने की जरूरत है तो कर दो, नो टेंशन, क्योंकि सब कुछ अभी अपने पास ही था। तीसरी सिचुएशन, ऑडिट रिपोर्ट गिवन टू मैनेजमेंट। अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला और मैनेजमेंट एग्री कर जाती है कि भाई इसे एडजस्ट करना चाहिए, तो आप क्या करोगे? एक अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दोगे, या फिर उसी ऑडिट रिपोर्ट में एक दूसरी डेट डाल दोगे और साइन कर दोगे, अगर लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ करता है तो। या वो कहोगे, आप कहोगे यार छोड़ो अमेंडेड रिपोर्ट और छोड़ो इस पे सेकंड डेट, मैं आपको एक नई रिपोर्ट ही बनाकर दे देता हूं। मैनेजमेंट एग्री ना करे तो टेक लीगल एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। ये थोड़ी सी टेंशन वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट कहां है अब? मैनेजमेंट के पास। तीसरी सिचुएशन, फाइनेंशियल कहां चले गए? कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आया, मैनेजमेंट एग्री कर रही है कि भैया चेंज करेंगे, तो आप क्या करोगे? भैया अमेंड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और आप क्या कर दोगे? एक नई रिपोर्ट इश्यू कर दोगे और कंफर्म करना है ईच वन रिसीव द अमेंडेड रिपोर्ट। सॉर्टेड। मैनेजमेंट डिसएग्री करती है तो टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। हाउ यू विल आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट इवेंट, अगर पेपर में कभी आ जाए तो? ये तो मैंने ऑडिट प्रोसीजर बता दिया। तो आप क्या क्या करते हो सर? इंक्वायरी, ऑक्सीजन, बोर्ड मिनट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्केट न्यूज, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स, एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन, कैसे भी आप लिख सकते हो। ये था आपका ऐसे नंबर 560। किताब से रीड कर लोगे? चलो जी आगे। हाँ जी यूट्यूब, सभी बच्चों को समझ आया? कमेंट करके बताओ फटाफट। गोइंग कंसर्न, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है। खड़े खड़े हाथ क्यों दुखते हैं यार? पांव दुखने चाहिए। नीरज, सूखा नशा करके बैठे हो क्या बेटा? टी ब्रेक, ऐसी बातें ना करो यार। टी ब्रेक चाहिए नहीं ना? 570 तुमको आए हुए आधा घंटा हुआ है नालायक को। सर आधे घंटे हमने गाने भी तो गाए थे। लो जी चलते हैं आगे। 570 गोइंग कंसर्न, क्या होता है गोइंग कंसर्न? कौन से एएस में पढ़ते हो? चलो ये बताओ। एएस टू, क्या बात है। सर अकाउंट में 80 ठोक के बैठा हूं मैं, एग्जामिशन है भूल गया सब। ये वही बात हो गई सीए बनने के बाद, भैया ये कंसर्ट बता दो। अब नहीं पता भैया।
AS1 में आता है बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। क्या क्या आती है? गोइंग कंसर्न अक्रल। क्या बोलता है गोइंग कंसर्न? बताओ जरा, थोड़ा अकाउंट पढ़ाओ मुझे। किताबें बंद करो यार थोड़ी देर के लिए, फील लो ना तुम। तुमको यहाँ मैंने कॉमेडी के लिए बुलाया है, पढ़ने के लिए थोड़ी बुलाया है। लो जी लो। AS1 क्या बोलता है गोइंग कंसर्न? हाँ बेटा, बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। और ये फोरसेबल फ्यूचर क्या है? मिनिमम 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल, ये है। अगर ऐसा नहीं है तो, अगर मुझे लगता क्या है, मैं डिसाइड कर चुका हूं कि कोई मेरे बिजनेस को खरीदेगा, मैं बेच दूंगा। कोई मुझे करे 100 करोड़ रुपए दे, मैं आज ही बेच दूंगा। मेरा काम ही यही है, यही मेरा बिजनेस है। मान लो आप प्लान बना चुके हो कि मैं वाइंड अप करने वाला हूं, मैं इसको बेचने वाला हूं, एंड यू आर गोइंग टू क्रैक ए डील इन नेक्स्ट 3 months, यू हैव प्लान फॉर दिस। क्या गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग होगी? किस बेसिस पे होगी? हाँ, किस बेसिस पे होगी? तुम तो ऐसे कर रहे हो सर, अभी अकाउंट की क्लास तो हमको लेनी है, आप ऐसी ऐसी बातें ना करो। किस बेसिस पे अकाउंट होंगे भाई? एग्जामिशन। अगर गोइंग कंसर्न इंपैक्ट है तो किस बेस पे अकाउंटिंग होगी? अगर गोइंग कंसर्न के बेस पे हम फाइनेंशियल नहीं बना रहे, कैसे बनते हैं? लिक्विडेशन के बेस पे, रियलाइजेशन बेसिस पे आप अपने फाइनेंशियल पूरे बदल दोगे। अब ये तो था गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ ऑडिटर। शक्तिमान ऑडिटर बन गए, ऑडिटर बन गए। कंपनी में आप गए, इसका एक वर्क पेपर बनता है बकायदा, गोइंग कंसर्न असेसमेंट। ठीक है, आप कंपनी में गए, आपको कंपनी ने फाइनेंशियल दिए जो कि नॉर्मल बने हुए हैं हमारे, ठीक है। आपने कहा कि आपने गोइंग कंसर्न कैसे इंश्योर किया अपना। गोइंग कंसर्न इंश्योर करना मतलब कि आप कंटिन्यू 12 महीने तक तो चलोगे। कंपनी कहेगी भाया है क्या? अच्छा आप महाराष्ट्र नहीं हो, वो समझ गए होंगे मुंबई पुणे वाले। अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग गाली देते हैं, वो नहीं दे सकते अपन। भाई दिल्ली वाले तो गाली देते हैं, भाया वही है जो बने। चोमू, चोमू। वो कह रहे तुझे दिख नहीं रहा, इतनी लाखों करोड़ों की कंपनी है, कॉन्टिन्यूस 70 साल से चल रही है, क्या 12 महीने नहीं चलेगी? आप कहोगे हो सकता है ना चले, हो सकता है ना भाई। आप बताओ कैसे चलेगी? मतलब बताना पड़ता है कंपनी को। जी हाँ, कंपनी आपको बताएगी कि हम 12 महीने तक, अगले 12 महीने तक कैसे ऑपरेट, कैसे बताएगी सर? वो आपको अपने एग्रीमेंट्स दिखा देगी, जो उनका माल जाना है जिन कस्टमर को, बस वहीं प्रूव हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं असेसमेंट, गोइंग कंसर्न असेसमेंट। आप मैनेजमेंट को बोलते हो क्या आपने कोई असेसमेंट किया हुआ है? प्लानिंग स्टेज तो यही हुई ना। मैनेजमेंट कहेगी हाँ जी किया हुआ है, दिखाओ कितने महीने का है, 12 का है, ठीक है जी। आपने उन चीजों को चेक कर लिया, यू आर सॉर्टेड। क्या आप ये भी पूछ सकते हो 12 महीने बाद चलेगी? पूछ सकते हो क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऑडिटर है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। आप पूछ सकते हो 12 महीने तक तो ठीक था, उसके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन या कंडीशन या कोई इवेंट है कि आप बंद हो जाओ, कोई ऐसा रिस्क है, उसके ऊपर भी वो भी बता दो, तो मैनेजमेंट से आप वो भी डिस्कस कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं कर रखा है तो सॉर्टेड है। तो आप क्या बोलोगे फिर? ये फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए क्यों? करवाएंगे उनसे। आप क्या कहोगे कि ये असेसमेंट करो। यहां तक आपको बात समझ आई? इस स्टैंडर्ड को मैं टुकड़ों में पढ़ाऊंगा ताकि आप अपने माइंड में सेट कर लो कि मैं ऑडिटर हूं। अभी तक आप ऑडिटर फील कर रहे हो अपने आप को, तो आपने एज एन ऑडिटर पहले कुछ बातें कर ली, अब मैं सेकंड स्टेज पे लेके जाऊंगा। ये कुछ फालतू की बातें भी करता है कि कब कब आपको ऐसा लग सकता है कि गोइंग कंसर्न इंपैक्ट है या कोई इवेंट है, सिचुएशन है, कंडीशन है। कब कब? जब कोई इंडिकेटर है हमारे पास। तो 3 तरह के इंडिकेटर्स बताता है, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। फाइनेंशियल में भाई नेगेटिव रेशियोज चल रहे हैं, नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, ये फालतू की बात है, मैं इनको फालतू की बातें बोलता हूं, ठीक है।
आपको कोई भी इंडिकेटर मिल सकता है, भाई डायरेक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं, हमारा सप्लायर छोड़ के चला गया, मेरा मेजर कस्टमर चला गया, मेरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मेरा बिजनेस बंद होने का। रियल लाइफ के एग्जाम्पल ही होते हैं, मैगी, BS4 इंजन, BS6 इंजन, लिकर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप रिलेट कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर्स की बात मैं रख देता हूं साइड में, ये तो फालतू की थ्योरेटिकल बातें, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। सर हमने असेसमेंट कर लिया, 12 महीने का कर लिया, बियॉन्ड असेसमेंट, बियॉन्ड माय पीरियड ऑफ असेसमेंट कर लिया, कम का था तो ज्यादा का करवा लिया, 12 से कम था तो ज्यादा करवा लिया। अब यहां पे सिचुएशंस निकल के आएगी। पहली सिचुएशन, आपको कोई, या क्या मुझे यहीं खड़े होके पढ़ाना है क्या, इसकी रेंज इतनी कम है? आपको कोई इवेंट, कोई कंडीशन आइडेंटिफाई हो गई भैया, जिसकी वजह से आपको डाउट है किस पे, गोइंग कंसर्न पे। मैनेजमेंट को क्या है भाई, देखो दो सिचुएशन हो सकती है, कोई इवेंट तो है बट हमारे गोइंग कंसर्न पे कोई डाउट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करोगे? अब मैंने आपसे पूछना है, आपने मुझे दो आंसर देने हैं, एज ए अकाउंटेंट और एज ए ऑडिटर। अकाउंटेंट मतलब मैनेजमेंट। मैं पहली सिचुएशन बोल रहा हूं आपके सामने, कोई इवेंट है बट उसकी वजह से गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो, ऐसा नहीं है, कोई एक सिचुएशन तो है। एज ए अकाउंटिंग क्या होगा बताओ? कुछ भी क्यों नहीं? हाँ एब्सोल्युटली राइट बेटा, उसको डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा ना, ये आपकी अकाउंटिंग हो गई। अब एज ए ऑडिटर क्या करोगे? वो डिस्क्लोजर चेक करोगे, सब कुछ सही है, डिस्क्लोज होना था, डिस्क्लोज कर दिया, ओपिनियन ट्रू एंड फेयर, क्वालिफाइड, एडवर्स, और कहां जाएगा? मैं पीटूंगा, ट्रू एंड फेयर दोगे, बिल्कुल सही है, और कहां जाएगा? ऐसे 570 गोइंग कंसर्न में कि भाई एक इवेंट है। यार आप लिंक करके पढ़ो ना, अभी तो पढ़कर आए हो सारे ऐसे, अदर मैटर बोल रहा था, गोइंग कंसर्न का एक सेपरेट मैटर है। और घुमाता हूं, विजुलाइज, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, ये मैनेजमेंट को करना था, नहीं किया, ऑडिटर कौन सी ओपिनियन देगा? क्वालिफाई, मॉडिफाइड। जब भी इस तरह का जनरल आंसर हो ना, हमेशा मॉडिफाइड बोलना होता है, क्योंकि मॉडिफाई में क्वालिफाई, एडवर्स, डिस्क्लेमर कुछ भी आ जाएगा। कौन सा ओपिनियन देगा? बिल्कुल सही, कहां जाएगा? बेसिस ऑफ ओपिनियन में, ऐसे 570 में नहीं जाएगा। समझ आया? अगली सिचुएशन, कोई इवेंट कंडीशन मिली जिसकी वजह से फाइनेंशियल पे भी इंपैक्ट है, मतलब गोइंग कंसर्न इफेक्टेड। अब क्या होगा? एज ए अकाउंटेंट, एज ए अकाउंटेंट क्या होगा? फाइनेंशियली, एज ए ऑडिटर उसको चेक करो भैया, सारे फाइनेंशियल रियलाइजेशन बेसिस पे आ गए हैं, डिस्क्लोजर्स वगैरह सारे सही चले गए हैं, सब कुछ ओके है, कौन सा ओपिनियन दोगे? ट्रू एंड फेयर। और कहां जाएगा? गोइंग कंसर्न में। अब कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, यार फाइनेंशियल चेंज हो गए उसके बाद भी ट्रू एंड फेयर। अरे भैया फाइनेंशियल बने तो सही हैं, एज पर FRF जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से बने हैं, रिलायजेबल वैल्यू पे बने हैं। आपने वही तो चेक करना था, जैसा बनना चाहिए वैसा बना है क्या? हाँ। अब गोइंग कंसर्न ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 570 में डाल दो, यस और नो। नहीं बने फाइनेंशियल, अब ओपिनियन मॉडिफाइड और बेसिस ऑफ ओपिनियन। समझ आया? कल एक स्टूडेंट क्वेरी पूछ रहा था 570 ओपिनियन से, है आज वो? एक गर्ल थी, नहीं है, ओपिनियन से रिलेटेड वो कंफ्यूज थी कि कौन सा ओपिनियन है। आपको समझ आया? क्लियर है? चलो जी। देखिएगा, गोइंग कंसर्न के लिए क्या मैनेजमेंट भी जजमेंट यूज करती होगी? क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, जैसे ऊपर 570 में देखो, आपके लिए मैं इजी कैसे कर रहा हूं मैराथन में चीजें। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे दूंगा, ऐसे 230 से 580 तक। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन का मतलब यह है कि इस ऐसे के पॉसिबल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन बनेंगे शायद मेरे हिसाब से 230 को हटा दो और एक 500 को हटा दो, वो दो स्टैंडर्ड अलग, बाकी शायद 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। आप वो करके चले जाओ, आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम के, उसमें से 15 आपके MCQ भी आ जाएंगे, करेक्ट इनकरेक्ट भी आ जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी है। तो मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी फाइनल की बना रखी है।
दिखा देता हूं, मोर और लेस तो सेम ही रहेगी ना, तो मेरे लिए इतना मेहनत का काम है नहीं। ये रही, ये सारे क्वेश्चन है, बट यस इसमें अकॉर्डिंग टू इंटर मुझे ऐड ऑन करने पड़ेंगे। देखो अब यहाँ 500 में मैंने क्वेश्चन ही नहीं दिए फाइनल पे, बट इंटर पे क्या 3 क्वेश्चन आएंगे क्या फाइनल के, इंटर के सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको मैं अकॉर्डिंग टू इंटर अपडेट करके आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब जो मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न एसेस कर रही है, पास्ट का कर रही है, फ्यूचर का कर रही है, क्या जजमेंट इन्वॉल्व होगा? तो वो कहता है जब मैनेजमेंट असेसमेंट करती है, फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी रेलेवेंट टू दी जजमेंट। क्या क्या जी? नंबर 1 अनसर्टेनिटी, कितना अनसर्टेनिटी है आउटकम्स को लेकर, द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट और कंडीशन increase significantly the further into the future an event or condition that outcome occur, thus management is required to take into account all available information। मैनेजमेंट को क्या कह रहा है, जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है, एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे आप कंसिडर करके अपने फ्यूचर को देखना। क्या जितनी कॉम्प्लेक्स मेरी एंटिटी होगी, कंपनी होगी, उतना ही कॉम्प्लेक्स मेरे को फ्यूचर एस्टिमेट करना होगा? यस। तो दूसरा क्या बोलता है फैक्टर्स के अंदर, द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। और अगर मैं फ्यूचर को जज कर रहा हूं, आज भी हम हमारे फ्यूचर के पेपर को जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, जो आज के दिन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये भी यही बोलता है एनी जजमेंट अबाउट द फ्यूचर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम एट विच जजमेंट इज मेड। तो आपको सब्सिक्वेंट इवेंट देखना चाहिए, सब्सिक्वेंट इवेंट में रिजल्ट इन आउटकम दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द जजमेंट दैट वर रीजनेबल एट द टाइम दे वर मेड। मैनेजमेंट ने 31 मार्च के फाइनेंशियल बना दिए, बट अब मैं ऑडिट कर रहा हूं मई में, हो सकता है कोई ऐसा इवेंट आ गया हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई हो जो 31 मार्च से अलग हो, तो उसको कंसिडर कर लो आप। समझ आया? ये मैनेजमेंट की जजमेंट थी जैन 21 में, ऑलरेडी ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपका, आ चुका है। आगे यहां से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया? सबसे पहले तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लो, किसके लिए कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो किया वो सही है या, और इसके लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा क्या? मैनेजमेंट का असेसमेंट, आप बोर्ड रिपोर्ट्स देख लो, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लो, न्यूज देख लो, कोई इंडिकेटर नहीं है वो सब देख लो, एक वर्क पेपर बना लो, दीज आर योर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। He shall consider whether there is a material uncertainty about the entity ability to continue as a going concern। क्या कोई material uncertainty है? material uncertainty कैसे पता चलेगी बताओ? इसके लिए आपको क्या स्टडी करने पड़ेंगे? इंडिकेटर्स, ठीक है? क्या ऐसे एरिया में सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, क्या इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा होती है? बिल्कुल सर, इन एरिया में इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा होती है। हो सकता है ऑडिटर ना आइडेंटिफाई कर पाए कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी कंडीशन जो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर सकती है। चले जाओ चैप्टर 1 में जाके देखो, इनहेरेंट लिमिटेशन एक कंसेप्ट है, उसमें गोइंग कंसर्न का पॉइंट आ रहा है बकायदा, ठीक है? दूसरा, आप भैया बोल रहे हो कि मैनेजमेंट को 12 महीने पे अपना असेसमेंट करना है, मैंने उसका ऑडिट करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन एविडेंस लेना है, और मेरी ओपिनियन में ये पॉइंट भी कवर हो जाता है। क्या मैं गारंटी दे रहा हूं कि कंपनी फ्यूचर में इसी तरह से परफॉर्म करेगी और कंटिन्यू करेगी? ना, ये प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने इवैल्यूएट किया है, फ्यूचर में कुछ भी अलग हो सकता है। द एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी इन ऑडिटर रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड एज ए गारंटी। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इसको मैं क्वेश्चन मार्क नहीं करवा रहा, सिंपल रीड करना। आगे स्टेप नंबर 1, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब भी दिखे तो वो मतलब क्या हो गया? स्टेप नंबर 1 देखिएगा। अब आप समझ लो हम ऑडिट अब स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर की बातें तो बेसिक बातें थी। आप ऑडिटर हो, क्या कहता है? द ऑडिटर शैल कंसिडर whether there are event or condition that may cast significant doubt on entity ability to continue as a going concern। तो कह रहे हैं आप कंसीडर करो, क्या क्या कोई इवेंट और कंडीशन है जो किसको इंपैक्ट कर सके? गोइंग कंसर्न को। इन सो डूइंग द ऑडिटर शैल डिटरमाइन, क्या
whether management has already performed a preliminary assessment of the entity ability to continue as a going concern. तो ऑडिट प्रोसीजर क्या बनेगा? डिस्कस विद मैनेजमेंट. करोगे क्या या खुद ही करने बैठ जाओगे सबसे पहले? भाई हमारा ऑडिट प्रोसीजर कहां से स्टार्ट होगा गोइंग कंसर्न का? सबसे पहले तो बोल रहा है कि भैया आपको आइडेंटिफाई करना है इवेंट और कंडीशन. कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो ना कि उन्होंने कोई प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया है या नहीं किया है. अब इसी के ही 2 पॉइंट. If such an assessment has been performed, the auditor shall discuss the assessment with management. आपको उस assessment को discuss करना है management के साथ and determine whether management has identified event or condition that individually or collectively may cast significant doubt on the entity ability to continue as a going concern, and if so, management plan to address them. ऐसा हो सकता है ना कि management कहे देखो जी हमने assessment किया है और ये सारी events हैं. वो कहिए देखो event तो है, हमारे पास plan भी है या ना? आपने वो डिस्कस कर लिया. दूसरा, इफ सच एन असेसमेंट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म्ड, द ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट. क्या फिर ये फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न बेसिस पे क्यों बनाए हैं? विद मैनेजमेंट द बेसिस फॉर इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एन इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट वेदर. और पूछोगे ना क्या कोई इवेंट है, दैट इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली may cast significant doubt on the entity ability to continue as a. यहां एक पॉइंट मिसिंग है, बताओ कौन सा? भाई पहला ठीक है, उन्होंने किया था, आपने डिस्कस कर लिया और पूछ लिया कुछ मिला क्या? मिला तो क्या प्लान है? दूसरा, उन्होंने नहीं किया तो कह रहा है आपने क्या किया? उनसे डिस्कस किया और पूछा कि गोइंग कंसर्न पे फाइनेंशियल क्यों बनाए हैं और कोई आपको सिग्निफिकेंट डाउट है क्या? एक पॉइंट मिसिंग है क्या? एंड आस्क द मैनेजमेंट टू कंडक्ट द गोइंग कंसर्न असेसमेंट. वो आगे कहीं कवर करेगा, आप यहां पे भी मार्क कर सकते हो. सी, आस्क द मैनेजमेंट. सी नहीं, बी का ही पार्ट है ये. एंड आस्क द मैनेजमेंट टू कंडक्ट द गोइंग कंसर्न असेसमेंट. करोगे या नहीं करवाओगे? और आपको हमेशा अलर्ट रहना है. वो तो हमारा एक ऑडिट का जन्मसिद्ध अधिकार है. इनिशिएशन टू रिपोर्टिंग हमें हमेशा अलर्ट रहना है. तो कितने पॉइंट हो गए बेटा? ये हमारा क्या हो गया? प्लानिंग स्टेप नंबर 1. लिख लो. आप समरी भी रेफर कर सकते हो इन स्टैंडर्ड्स की ना, इजी के लिए. समझ आया जी? आगे ये इंडिकेटर्स खुद से रीड कर लेना बेटा, ये सेल्फ रीडिंग वाले कंटेंट है. फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या हो सकता है, ऑपरेशनल क्या हो सकता है, अदर क्या हो सकता है. ठीक है, पेपर में आ सकता है. हाँ जी बिल्कुल. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था प्लानिंग का. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कोई भी इंडिकेटर पूछ सकता है. अगर इंडिकेटर आ जाए भगवान कृष्ण को धन्यवाद दे देना, क्योंकि इनसे आसान क्वेश्चन फिर कुछ हो नहीं सकता. तीसरा, इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट. ऊपर आपने क्या बोला था? मैनेजमेंट ने, आपने प्लानिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं, वॉक थ्रू में हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं. क्या सिर्फ इंक्वायरी काफी है क्या? ये इंस्पेक्ट करना पड़ेगा. अब कह रहा है जो मैनेजमेंट असेसमेंट किया था ना, उसको क्या कर लो? चेक कर लो. मैनेजमेंट, इवैल्यूएट मैनेजमेंट असेसमेंट. The auditor shall evaluate management assessment of the entity ability to continue as a going concern. In evaluating management assessment of the entity ability to continue as a going concern, the auditor shall cover the same period as they used by the management. उतने महीने का आप assessment देख लो. If management assessment of the entity ability to continue as a going concern cover less than 12 months from the date of financial statement, तो आप क्या करोगे? मैनेजमेंट को बोलोगे 12 महीने कवर करने के लिए. Shall request management to extend its assessment for at least 12 months from the date of रिपोर्ट. ये सारे मैंने चार्ट में बहुत सिंगल पॉइंटर में कवर कर रखे हैं, आप वहां से कर लेना. ठीक है. इन इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, अब आप असेसमेंट देख रहे हो. द ऑडिटर शैल कंसिडर whether management assessment include all relevant information of which the auditor is aware as a result of the audit. आप भी ऑडिट कर रहे हो ना, तो आप देखो कि जो जो आपको मिल रहा है क्या वो सब मैनेजमेंट असेसमेंट में आ रहा है या नहीं. प्लानिंग, इंक्वायरी, नीचे इंस्पेक्शन. लिख लो. ठीक है बेटा. क्या पीरियड बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट भी पूछ सकते हो क्या? 12 महीने के बाद कोई सिचुएशन है क्या? बिल्कुल. द ऑडिटर शैल इंक्वायरी. अब यहां पे भी इंस्पेक्शन होगा, बिल्कुल होगा. अगर वहां पे मैनेजमेंट बोल देती है, सॉरी, अगर वहां पे मैनेजमेंट बोल देती है हाँ जी हमने किया है, ये रहा, तो आप क्या कहोगे? ठीक है वापस अंदर रख लो.
या आप कहोगे ठीक है मैं चेक करूंगा, तो वहां भी इंक्वायरी के अगेंस्ट फिर इंस्पेक्शन होगा। The audit shall inquiry of management as to the knowledge of the event or condition beyond the period of management assessment that may cast significant doubt on the entity ability to continue as a going concern. क्या आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर कब? व्हेन इवेंट, अब देखो एक तरह से मैं ये बोल दूं, एक सेकेंड थोड़ा पॉज लेंगे सभी स्टूडेंट, आप ये बोल दो यहां पे स्टैंडर्ड खत्म हो गया, यहां पे स्टैंडर्ड क्या हो गया? खत्म हो गया। एज एन ऑडिटर मुझे देखना था कि गोइंग कंसर्न सही है क्या, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया था, मैंने उनका चेक कर लिया, मुझे सही लगा, 12 महीने से ऊपर का भी देख लिया, सब सही है, तो काम खत्म, वर्क पेपर खत्म करके रखो, सारे इंडिकेटर्स भी देख लिए, एरिया खत्म हो गया ना। अब तो एरिया तभी आगे बढ़ेगा जब कुछ नेगेटिव होगा। तो यहां से एक सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है कि आपको क्या मिला? कोई इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाइड। अब ये सब मैंने डिस्कस की थी वो ये है। अब इवेंट और कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हो सकता है वो फाइनेंशियल को इंपैक्ट करें, गोइंग कंसर्न को इंपैक्ट करें या ना करें। अब उस थॉट के साथ आगे पढ़ेंगे सेकंड फेज ऑफ एसए। बेटा बहुत लंबा एसए होता है ये, सीए फाइनल वाले बच्चे कांपते हैं स्टैंडर्ड से, मैं एक्चुअली बता रहा हूं, क्योंकि सीए फाइनल में ना सिर्फ 570 का क्वेश्चन नहीं आता। ऐसे ही कहता है सेम चीज इंटर में, सेम चीज फाइनल में। इंटर वालों को तो चलो मैं ऐसे ही पेल देता हूं, तुमको तो मैं अलग तरीके से लूंगा। वो क्या करता है 570 में 240 भी डालेगा, 315 भी डालेगा। सीए फाइनल वाला बच्चा कहता है ले कपड़े उतार दूं मैं, अरे पास होने देगा नहीं देगा। मतलब इतने सारे स्टैंडर्ड्स की इंटरलिंकिंग होती है, उसको पहले पैराग्राफ में 570 लिखना पड़ता है, दूसरे पैराग्राफ में 240 लिखना पड़ता है, तीसरे पैराग्राफ में 315 की लिंकिंग देनी पड़ती है। वो कहेगा पागल हो गया सर मैं तो, एक 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 पैराग्राफ बनाने पड़ते हैं। आपको तो सिंपल 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 5 आउट ऑफ 5, चलो 90। फाइनल में ऐसा नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं फाइनल में ऑडिट में 70 भी आते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। लो जी, अब आपको कोई इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई हो गया। अब मैंने 2 रोल बताए थे ना, एक किसके? मैनेजमेंट का रोल और दूसरा ऑडिटर का रोल। If event or condition have been identified that may cast significant doubt on the entity ability to continue as a going concern, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence to determine whether or not a material uncertainty exists relating to event or condition that may cast significant doubt। ये आप छोड़ सकते हो पेपर में, on the entity ability to continue as a going concern, या इस लाइन को याद कर लेना, ठीक है। Through performing additional audit procedure including consideration of mitigating factor। mitigating factors क्या होते हैं? क्लाइंट बेसिकली अपने प्लान बताता है कि देखो हमारे पास ये नया कस्टमर आने वाला है, बेसिक इंक्वायरी चल रही है, तो आप ईमेल्स देखते हो, डिस्कशंस देखते हो, फिर कंक्लूड करते हो कि भैया ये सेफ होंगे या नहीं होंगे। क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं? यहां लिख रहा है कि अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया है तो करवा लो। वेयर मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक इट्स असेसमेंट। पहला पॉइंट। इवैल्यूएट मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान। भाई आप फेल हो जाते हो, अब आप दोबारा सोचते हो गोइंग कंसर्न बंद नहीं करना मैंने मेरा, आई विल कंटिन्यू, फोर्सिएबल भी नहीं है लेकिन हमारे केस में आई विल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट अटेम्प्ट, देन मैं सीए बन जाऊंगा। तो आप पूछते हो कि भैया आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्या करोगे? आप तो हमें बंद होते हुए नजर आ रहे हो क्योंकि ये इवेंट्स हैं, सरकार की पॉलिसीज चेंज हो रही है। Evaluate management plan for future action in relation to its going concern assessment, whether the outcome of these plan is likely to improve the situation and whether management plan are feasible or not। तो आपको ये feasibility check करनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं feasibility check। ठीक है भाई, मैनेजमेंट से आपने प्लान पूछे, एक कंपनी का नाम ले लूं, चल रही है वैसे आज भी वो, एक नोएडा में कंपनी है जिसका हम लोग ऑडिट करते थे, जो ये सारे पैकिंग मटेरियल बनाते हैं, जो आशीर्वाद आटा है, और उसका हमने इंपेयरमेंट ठोक दिया था। उस कंपनी का मेरे पार्टनर बोले कि भैया गोइंग कंसर्न भी देख लो इसका। मैंने बोला वो आईआईटी का बंदा है, बेचारा मर जाएगा जहर खा के सर। आईआईटीएन था, उसने बेचारे ने फैक्ट्री लगा रखी थी, मैं बेचारा इसलिए बोल रहा हूं, उसने एक आईआईटी को ना चुल होती है स्टार्टअप, उसने स्टार्टअप किया। अब वो हम जैसे सीए को भी रख लेता साथ तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि हम उसको फ्रॉड करना सिखा देते। अब वो आईआईटीएन बेचारों को पता ही नहीं कि सरकार उनकी ले लेगी, और बाद में ऑडिटर भी। उसने फंडिंग उठा ली फौरन से, और बहुत छोटा सा पैसा, कोई बहुत बड़ा नहीं।
फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा भी दे दिया, बस एक ही कंडीशन रखी उसने, क्या, कि ऑडिटर बिग फोर होंगे, क्योंकि वो इंडिया में किसी को नहीं जानता। तुमने उठा लिया अडानी के किसी बच्चे तुमने उठा लिया किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, लाला एंड एसोसिएट्स, ठीक है, तुषार एंड एसोसिएट्स, वो आए, थप्पा लगाया, स्टैंप लगाया, सिर्फ 400 रुपए हमारे मतलब जो भी उनकी 4 लाख 3 लाख जो भी फीस थी लेके चले गए। तो बाहर के इन्वेस्टर कहते ना भाई हमको चाहिए ऑडिटर कौन। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम 400 रुपए का काम 16 लाख में करवाएंगे। कौन करेगा? केपीएमजी। मैं और एक आकाश थे, हम पहुंच गए वहां पे। आकाश भाई कितना खाता था, 24 घंटे भाई साहब, सुबह की मील अलग, दोपहर के अलग, इवनिंग के अलग, रात के अलग। नहीं बेटा, स्पेसिफिक मील्स। हम तो कुछ भी खा लेते, लंच बॉक्स लेके गए, 2 रोटी खाई, अपना हॉस्टल के बच्चे थे, काम निपटा दिया। सबसे पहले हमने उनका इम्पेयरमेंट किया। वो आईआईटीएन बेचारा 40-45 साल का था, वो हमारे और उसकी किस्मत ही खराब थी भाई। हर पार्टनर इतना गंदा नहीं होता। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता केपीएमजी का, अभी पेल देंगे मेरे को। उसको पार्टनर भी सबसे खुखार मिला और मेरी किस्मत भी खराब थी। मैं उन दिनों फ्री चल रहा था, मेरे को वो असाइनमेंट मिल गया। भाई खुखार पार्टनर के साथ काम करना मेरे लिए भी तो दिक्कत है भाई। इतनी गालियां मैं आपको बता नहीं सकता। केपीएमजी के अगर उन पार्टनर के साथ कोई काम करेगा ना, वो 10 गाली तो नहीं सीखेगा रोज कम से कम, और आपको अपने ऊपर पूरा पूरा डाउट भी हो जाएगा। भाई हम इंपेयरमेंट कर रहे हैं, इंपेयरमेंट, वो बेचारा रो रो के थक गया, अरे इंपेयरमेंट मत करो, मेरी फॉरेन फंडिंग है, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वो कर ही नहीं पा रहा था। उसके पास क्लाइंट तो अच्छे थे, लेकिन उसका आउटपुट मतलब ले नहीं रहे थे। आशीर्वाद भी जैसे उसकी एक ले रहा था, लेकिन बाकी जगह से भी ले रहा होगा। अब देखा जी इंपेयरमेंट तो करना पड़ेगा, आपने पार्टनर ऐसा पकड़ रखा है। पार्टनर ने इंपेयरमेंट कर दिया। उस बेचारे ने 10 दिन ऑफिस नहीं आया, वो डिप्रेशन की वजह से। इंपेयरमेंट का मतलब पता है आपको? अगर आपने पूरे कपड़े पहने तो आपकी शर्ट उतार दी गई है। फिर पार्टनर आए रिव्यू पे, उन्होंने मेरे को पिला, जब इंपेयरमेंट हो गया तो जेई टेस्टिंग क्यों नहीं की? मैंने कहा सर बेचारा फ्रॉड नहीं कर रहा है, आईआईटीएन है, क्या जेई टेस्टिंग करो इसकी? मैं बोले जेई टेस्टिंग करो इसकी। पार्टनर हरामी। मैंने कहा ठीक है कर देते। मैंने आकाश को कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आइडिया में सीधा एक ही इंस्ट्रक्शन डाल के खत्म करते हैं। आकाश कह रहा है भाई मैं तेरे साथ नहीं हूं, जो मेरे एरिया से मैं उनको देखूंगा, तू डिसाइड कर। भाई साहब मैंने 40 एरिया पे जेई टेस्टिंग की उस क्लाइंट की, प्राइवेट लिमिटेड की। मतलब जितने भी गाइडेंस में लिख रखे थे ना, 999 चेक करना है, ये चेक करना है, ये मैंने सारे लगा दिए उस क्लाइंट पे। मैं 1 हफ्ते तक जेई टेस्टिंग कर रहा। क्लाइंट सोच रहा है पता नहीं हमारा कर क्या रहे हैं ये लोग, ये बंद करके छोड़ेंगे साले। मैंने जेई टेस्टिंग की। अब एक्चुअली वो फ्रॉड नहीं कर रहा था बेचारा, तो वो जेई टेस्टिंग में बच गया। डॉक्यूमेंट करके हमने साइड कर दी, भाई फ्रॉड कोई भी नहीं है। फिर वो रिव्यू पे आया बंदा, उसने हम दोनों की ले ली फिर से। क्या गोइंग कंसर्न कौन चेक करेगा? मैंने कहा सर कंपनी बंद हो जाएगी, इसकी नई नई खुली है 3 साल पहले, बेचारे के पास थोड़ा सा ही तो लोन है, गोइंग कंसर्न चेक करो। ओ भाई साहब ये फिजिबिलिटी पे पढ़ा रहा हूं, अब आया हूं अपने पॉइंट पे। मैंने बुला लिया, मैंने कहा भाई बुला लो तुम्हारे फाउंडर को आज तो, क्योंकि वो मैनेजर वगैरह बेचारे जब तक हम लोगों को संभाल पा रहे थे संभाल रहे थे। अब वो भाई सर पार्टी में चल लो, सर डिनर पे चलते हैं सर आज, सर आज है ना हमारे यहाँ एक पब है सर। मैंने कहा साले मैं हर जगह चल लूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए तो समझ, आज तो मेरे को कुछ भी देगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऊपर शेर है, खा जाएगा मुझे। भाई वो डिनर पे लेके गए, हम भी चले गए। उसने पर्सनल गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया मुझे गुड़गांव छोड़ने के लिए, ग्रेटर नोएडा क्लाइंट था। मैंने कहा ठीक है तुमने मेरे पैसे मार लिए वैसे तो, क्योंकि मैं 500 में आता था, 2000 लेता था कंपनी से, कोई बात नहीं। हमने कहा भाई गोइंग कंसर्न चेक होगा तुम्हारा, बता कंपनी कैसे चलेगी? कह रहा सर चल तो रही है, आप देख लो पूरी फैक्ट्री घुमा देता हूं मैं। उसने हमको पूरी फैक्ट्री घुमा दी। मैंने कहा नहीं, रिवेन्यू कहां से आएगा ये बता। मतलब हमने उसकी ले ली, वो हार गया। वो कह रहे सर मैं नौकरी छोड़ के भाग जाऊंगा। मैंने कहा ओनर को बुला ले बेटा। ओनर घर बैठ गया था ना इंपेयरमेंट के बाद, वो आया बंदा। अब वो 10 दिन घर वहां बैठ के ना सेटिंग कर रहा था, उसको समझ आ गया था ये साले गोइंग कंसर्न चेक करेंगे,
क्योंकि उसने भी एडवाइस ले ली होगी ना अपने कहीं रिलेटिव से या किसी दूसरे सीए से या बिग फोर में, भाई मेरा ऑडिट चल रहा है और वो लोग साले मान नहीं रहे, मतलब मैं गलत फंस गया केपीएमजी के पास। अब वो कहाँ एक 100 करोड़ दे पार्टनर को तब तो वो कुछ करे, और वो 50 लाख 1 करोड़ के लिए थोड़ी ना कुछ अपना साइन खराब करेगा। और वो उसको लगा होगा कि केपीएमजी में 20-30 लाख देके हो जाएगी सेटिंग, वहां उसकी सेटिंग चल ही नहीं होगी पार्टनर के साथ, इतना हमें डिटेल में नहीं पता। हमने गोइंग कंसर्न लगा दिया उस पर, हमने कहा भाई रिवेन्यू दिखाओ, वो ईमेल दिखा रहा है, देखो कलकत्ता की पार्टी है, एग्रीमेंट आया हुआ है, भाई अगले महीने से माल जाना चालू हो जाएगा। हमने केपीएमजी के कलकत्ता के बंदे भेजे, आप समझो कहां पे, उस क्लाइंट पे जिसका उसने ईमेल दिखाया था। ये बेटा बिग फोर का ऑडिट है, रियल लाइफ में बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। चेक किया कि जो ये प्लान बता रहा है ये फिजिबल भी है या, भाई साहब उसके जितने भी रिलेटिव्स थे ना, बच गया था वो। जैसे मैं दोस्त हूं किसी का, मेरा उसके साथ एज सच कोई रिलेशन नहीं है, भाई एक एग्रीमेंट बना दे, तू मेरा माल खरीदेगा, खरीदियो मत, बस भेज दे, आज नहीं ऑडिटर लगा देंगे। हाँ उसने एग्रीमेंट बना दिया, मैंने ठीक है जी मैं माल खरीदूंगा, मेरे पास कोई कंफर्म करने आया ऑडिटर, मैंने कहा जी खरीदूंगा, ऑडिटर के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस था, इस वजह से वो बच गया, नहीं मां कसम वो कंपनी आज बंद खड़ी मिलती है आप लोगों को। केपीएमजी ने उसको लगा देना था क्वालिफाइड का थप्पा, या तो उसके फाइनेंशियल हम रिलाइजेबल पे ले आते, लेकिन उसके फाइनेंशियल चेंज नहीं हुए थे। तो आप एक बात बताओ, मैनेजमेंट से असेसमेंट भी कराओगे, फ्यूचर प्लान भी लोगे, और जो प्लान दिए हैं उनको चेक, उनकी फिजिबिलिटी जरूर चेक करोगे। ये आगे की सिचुएशन है। जो कैश फ्लो बनाया है उसके सारे फैक्टर्स को चेक करोगे, डेटा क्या है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई। कोई आपके पास एडिशनल फैक्ट या इंफॉर्मेशन है उसको भी देखोगे, और एक मैनेजमेंट से क्या ले लोगे आखिरी में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो कितने पॉइंट हो गए, अगर आपको कोई कंडीशन या इवेंट मिलती है तो मैनेजमेंट से असेसमेंट करवा लो, प्लान लो, फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट, एडिशनल फैक्ट और WR। यहां तक बात समझ आई। अब फाइनली आप कंक्लूड कर रहे हो। क्लाइंट का नाम ले लूं क्या, नहीं यार गलत हो जाएगा। नहीं नहीं तुम्हारी क्लास में तो है नाम, नलायक तुझे याद नहीं है। रिलेटेड नहीं लगी ना बेटा, रिलेटेड कैसे हुआ, एक दोस्त क्या रिलेटेड होता है, दोस्त रिलेटेड है। मैं आज इनसाइडर ट्रेडिंग करता हूं, दोस्तों के नाम पे करता हूं, कंपनीज एक्ट का वायलेशन कर रहा हूं। इंडिपेंडेंस बड़ा है चैप्टर 1 के अंदर, क्या बोलता है, इंडिपेंडेंस शुड बी फ्रॉम माइंड और अपेयरेंस। आप लीगली इंडिपेंडेंट हो सकते हो जब से आप अपनी अंतरात्मा से इंडिपेंडेंट नहीं होगे, नहीं होगे। समझ आया मैं क्या बोल गया, मतलब मैं लीगली इंडिपेंडेंट हूं और एज ए करेक्टर इंडिपेंडेंट। आज हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑडिट कर रहे हैं, जुबिलेंट का एक एग्जांपल, जुबिलेंट का ऑडिट चल रहा है, डोमिनोज, और हम बैंगलोर में बैठ के उसके शेयर खरीद रहे हैं, जो बंदा कर रहा है वो नहीं खरीद रहा है। एग्जाम्पल है, आप कभी जुबिलेंट में फाइल करवा दो नालायक हो, मेरे को उठा ले जाएंगे। तो वो क्या फ्रेंड क्या रिलेटिव हुआ, नहीं। अब आपने ये 5 काम कर लिए, आपको कोई डाउट था, आपने फिजिबिलिटी स्टडी, फ्यूचर प्लान, कैश फ्लो फोरकास्ट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लिया। ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, 3rd हो गया ना। अगर आपको कुछ मिलता है तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, आप क्या करोगे, 1 प्लानिंग, दूसरा प्लानिंग के अगेंस्ट इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन पे स्टैंडर्ड खत्म, फिर अगर कुछ मिलता है तो क्या करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 फाइनली कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होगा, मैनेजमेंट ने सब सही बना दिया तो ट्रू एंड, फिर नहीं बनाया तो क्वालिफाइड पढ़िएगा, मॉडिफाइड। देखिए सिचुएशन 1, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब फाइनेंशियल में, व्हेन इवेंट और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड ए मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अब देखिएगा आपने क्या करना है, इफ द ऑडिटर कंक्लूड, ऑडिटर क्या कंक्लूड कर रहा है, दैट मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट। भाई गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल जो बन रहे हैं वो सही है इन द सर्कमस्टांस, बट ए मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन, क्या जी, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमने डिस्कस किया था। आपने देखना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है द इवेंट और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न एंड मैनेजमेंट प्लान टू डील विद देम, एंड
disclose clearly that there is a material uncertainty and therefore there that it may unable to realize its asset and discharge its liability in the normal course of business. ये disclosure कहां जा रहा है? फाइनेंशियल में. आपने मेक श्योर करना है कि ये डिस्क्लोजर चला गया हो. Adequacy of disclosure when event have been identified but no material uncertainty exist. Material uncertainty नहीं है तो क्या करोगे? इवेंट तो है, अनसर्टेनिटी नहीं है तो क्या करोगे? तो आप एफआरएफ की रिक्वायरमेंट देख लोगे क्या है भाई, फाइनेंशियल में डिस्क्लोजर आएगा या नहीं आएगा. If event or condition have been identified that may cast significant doubt on the entity ability to continue as a going concern, but the auditor concludes that there are no material uncertainty exist. कोई material uncertainty नहीं है. The auditor shall evaluate whether in view of the requirement of the applicable FRF, the financial statement provide adequate disclosure about this event or condition. ऊपर वाले में क्या था? डाउट नहीं था बट अनसर्टेनिटी थी. नीचे मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है. तो आप डिस्क्लोज करो या ना करो फाइनेंशियल में, ये कैसे पता चलेगा भाई? एफआरएफ की रिक्वायरमेंट देखो. ये तो हो गया फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात. अब क्या करेंगे? हमारी ऑडिट रिपोर्ट से के पॉइंट ऑफ व्यू से बात. आपका गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इनएप्रोप्रिएट है, मतलब मैनेजमेंट ने बेकार फाइनेंशियल बना दिया. क्या करोगे? द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन. यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट. आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो सही है बट ए मटेरियल अनसर्टेनिटी. अब दो केस होंगे, या तो फाइनेंशियल में डिस्क्लोज कर दिया होगा या पहली सिचुएशन एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या करोगे बाबू? अनक्वालिफाइड ओपिनियन और going concern. If adequate disclosure about the material uncertainty is made in the financial statement, the auditor shall express an unmodified opinion and the auditor report shall include a separate section under the heading materiality uncertainty relating to going concern. और वहां अपने यूजर को बता दोगे कि भैया एक ऐसा डिस्क्लोजर है, state that these event or condition indicate that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on the entity ability to continue as a going concern and the auditor opinion is not modified in this matter. ठीक है जी. दूसरी सिचुएशन, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड इन द कौन सा ओपिनियन? हाँ जी. तो क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ए क्वालिफाइड एडवर्स एज एप्रोप्रिएट एज पर एसए 705. और अब कहा जाएगा? बेसिस ऑफ ओपिनियन. इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन पर लिख दो देयर में बी कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, मतलब सेम मैटर यहां आ जाएगा. मैनेजमेंट अगर अपना असेसमेंट नहीं कर रही है तो देखो कोई फ्रॉड रिस्क तो नहीं है, और आप खुद से देखो इवैल्यूएट करने की. क्या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करोगे? बिल्कुल करेंगे. अगर मैनेजमेंट आपको डिले दे रही है तो ये भी एक इवेंट हो सकता है कि भैया यहाँ पे कोई फ्रॉड हो. 701 का रेफरेंस मैंने आपको 701 में करवा दिया था. तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? देखो इसके नीचे वाला जितना भी है सारा जजमेंट का गेम है, कंक्लूजन वो आपको सोचना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा. क्लियर है? 570. मजा आया? मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, सोचना जरूर पड़ेगा. ये नहीं है कि किताब रीड कर ली और काम हो गया ना, आपको अपना माइंड और अपना जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों. चलो जी, एक बहुत छोटा स्टैंडर्ड है. 580 आपके सिलेबस में है? ठीक है. हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर ये स्टैंडर्ड चार्ट में अवेलेबल है क्या? बिल्कुल है, दिखा देता हूं. सारे स्टैंडर्ड के चार्ट अवेलेबल हैं जितने भी हैं. टेलीग्राम ऑडिट नोट्स पे जाओगे सब मिलेगा. हाँ बस 10 मिनट ऐसे 580, 5 to 7 मिनट्स. थक गए हो? अच्छा जी ठीक है, फिर तो ब्रेक बनता है. गिव मी 10 मिनट्स देन इट्स ब्रेक. कमलेश मम्मी को बोल तो तब तक चाय बना देगी. ये कमलेश तो नाम सुना हुआ लग रहा है, इसका एक वीडियो वायरल हुआ था ना. लो जी, लो जी, लो लो लो.
ऑडिटर विल कंसिडर इवेंट और कंडीशन, देख लो चार्ट, तीनों तरह के इंडिकेटर्स, ठीक है, तीनों तरह के इंडिकेटर्स। फिर आपको सबसे पहले असेसमेंट देखना है मैनेजमेंट का, सारे पॉइंट कवर है यहां पे। अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करती है तो आपको क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, और फाइनली कंक्लूजन क्या रहेगा, दोनों सिचुएशन का पूरा स्टैंडर्ड आपका यहां पे कवर हो जाता है, और आखिरी में आपका ओपिनियन भी आ जाएगा। लो जी लो कमलेश, चलो बेटा। सर कौन से स्टैंडर्ड को चार्ट से पढ़े, कौन से स्टैंडर्ड को बुक से पढ़े, ये क्वेश्चन है माइंड में, ये आपकी अपनी श्रद्धा है, ये आपका अपना मन है। भाई अगर मुझसे पूछो तो मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने आपको मेन बुक में क्वेश्चन मार्क करवा दिए ना। भाई देखो 570 यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप आखिरी दिन की बात करो और अगर आप पहले बहुत डिटेल में कर चुके हो तो सिर्फ चार्ट से देख लो। लेकिन अगर आपको लगता है यार मैं 4 क्वेश्चन ना मेन किताब से ही देख लेता हूं, क्योंकि किताब से देखूंगा तो मैंने कुछ और की हाईलाइट कर रखा है एमसीक्यू वगैरह के लिए, या एक और बात, दूसरी एक और बात ऐड कर रहा हूं, चार्ट से स्टैंडर्ड देखने में कितना समय लगता है, 5 मिनट 40 सेकंड, नालायक, 40 सेकंड। आप क्या पहली बार तभी देखोगे, पहली बार तो आप देखोगे ना, दूसरी बार बीच में कभी वॉशरूम में देखोगे, तीसरी बार देखने में 40 सेकंड लगनी है बेटा, एक, क्योंकि एक चार्ट एक पेज का है, ऐसे देखोगे क्या, हा 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 हा, ऐसे 570 सीधा पढ़ना स्टार्ट करो, काम खत्म। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपने लगाया किस पे, उसके बाद मेन बुक से पढ़ लो भाई पूरा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, चार्ट से भी पढ़ लो मेन। सो 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे भाई, अगर तसल्ली से क्लास अटेंड की है, सब कुछ सुना है, 1.5 दिन में 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। ऐसे कैसे होगा, करना नहीं आता बेटा, ऐसे 580 रोक के बता रहा हूं 1.5 दिन में कैसे रिवाइज होगा। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल, बड़े चैप्टर की बात करूंगा, छोटे तो वैसे ही अपने आप में दम तोड़ देंगे वो तो। ऐसे चैप्टर नंबर ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑलरेडी बता दिया 4 कैटेगरी है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में चाहे तुम 2 घंटे लगा लो चाहे 20 घंटे लगा लो, तुमको याद ना होनी वो होगी, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, फिर पेपर से पहले जो इंपॉर्टेंट है उसे देखो और चले जाओ। ऑडिट वाले क्वेश्चन में मैं समरी बना के दे दूंगा, हार्डली आधा घंटा। लो के क्वेश्चन तकरीबन 8 से 9 है, आधा घंटा। अकाउंट के क्वेश्चन 8 से 10 है, आधा घंटा। कितना टाइम लगा, 1.5 से 2 घंटे में आपका ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म, मैक्सिमम 1.5 घंटा। अगर आपका जजमेंट ही नल्ला है, आपको पता नहीं है कंप्लीटनेस क्या है, आप रटने लगे हो वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स और ये, फिर भगवान कृष्ण आपने क्या करना है, रोज मंदिर में जाना है, लंबे लेट जाना है, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया। आपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हो, नहीं करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब इनकी दुआएं बचा सकती है आपको, मैं नहीं बचा पाऊंगा। तो 1.5 से 2 घंटा ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी। पता नहीं आप लोगों ने समरी बनाई है या नहीं बनाई है, नहीं बनाई, सिर्फ 3% बच्चा 10% बच्चा बनाता है और वो पास हो जाता है, 90 वाला फिर उन 10 की लेता है, अगली बार पास हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी के अंदर गवर्नमेंट ऑडिट 15 मिनट, 15 मिनट अगर आपने रिवाइज किया, उसमें कंसेप्ट ही कितने हैं, पावर ऑफ सीएजी, ड्यूटी ऑफ सीएजी और 5 तरह के ऑडिट। स्टोर्स एंड स्पेस तो वही है जो आप ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो। फिर उसके अंदर गिनती के चुने हुए 10-12 डिफरेंट एरियाज आते हैं, हॉस्पिटल, क्लब, फलाना धिमकाना, उसमें भी मैंने आपको क्लास में बता दिया था, फोकस किस पे होगा, फोकस किस पे होगा, स्पेसिफिक रिसीट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे, जो कि उसकी यूनिक रिसीट होती है और यूनिक एक्सपेंस। ज्यादातर बात तो वो रिवेन्यू की करेगा, यूनिक रिवेन्यू। समरी बनाने के लिए बोला था, नलायक को बना लो बना लो बना लो, 10 कैप्शन है, 6-6 पॉइंट लिख लो, हार्डली 15 मिनट में रीड करके खत्म कर दोगे, 15 मिनट। बचा क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेरी बात याद करो, कितने पॉइंट, सब भूल गए, कितने पॉइंट, 21 पॉइंट, 21 पॉइंट, 21 लाइनें, 10 मिनट। अगर आपने समरी बना रखी है, वो चैप्टर 1 घंटे से कम में अपना दम तोड़ देगा, कितने टाइम में। लेकिन आपने समरी थोड़ी ना बनानी है, आपने तो बुक के पेज ही पलटने हमेशा। ऐसे ही चैप्टर 4 की समरी बनवाई थी, बट दिक्कत यह आपने वो समरी नहीं बनाई,
ठीक है, आपने वो समरीज नहीं बनाई क्लास में। अच्छा, आप सुनते नहीं थे, स्पीड बढ़ा के देखते थे। अच्छा, एसेज जितने भी हैं मैंने सारे क्वेश्चन मार्क करवा रखे हैं किताब के अंदर, आप देख लो। आज की चाहे चैप्टर 10 ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा लो, चैप्टर 700 से लेके 710 तक सारे क्वेश्चन मार्क है। पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, किसको रीड करना है, किसको स्किप करना है, किसको लर्न करना है, सब कुछ मार्क्ड है। कभी रिवाइज करके देखो, आधे घंटे 1 घंटे से पहले रिवीजन में टाइम लगेगा, पहले रिवीजन में टाइम लगेगा, दूसरे रिवीजन में आप आधे 1 घंटे में हर चैप्टर निपटा दोगे। तो सैंपलिंग का चैप्टर है आधा घंटा, एनालिटिकल प्रोसीजर आधा घंटा, फ्रॉड आधा घंटा, एनालिटिकल आपका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपने उनको ढंग से याद नहीं कर रखा तो कभी भी बैठ जाओ, 2 घंटे से पहले नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक बार उसको 3 या 4 घंटे लगा दिए तो वो 15 मिनट से ऊपर का चैप्टर ही नहीं है। एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ऑडिट का सिलेबस 1.5 दिन में बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है, बशर्ते प्रोवाइडेड आपने उससे पहले जो क्लासेस ली है और उसके बाद के जो काम होते हैं वो आपने तसल्ली से कर रखे हैं। चलो जी, इसी के साथ ना ये खत्म करके ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? नो, इज ए कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस, जो कि हम लेंगे मैनेजमेंट से। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दो, जैसे कि भैया हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखवा लेते हैं, इंटरनल कंट्रोल पे लिखवा लेते हैं, अगर मुझे कोई मिसस्टेटमेंट मिल रही है वो लिखवा लेते हैं, गोइंग कंसर्न का हो सकता है जो अभी हम पढ़कर आए हैं, रिलेटेड पार्टी उस पर हो सकता है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। उसके अलावा अगर मेरी कोई अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही है, उस पर मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता हूं। समझ आया? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसी भी पेपर फॉर्म में आप डायरेक्टर्स वगैरह से साइन करवा के ले सकते हो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट से पहले लूंगा, ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी लेता रहूंगा। पहले लोगे ना यार, साइन करने से पहले ही तो ऑडिट करोगे, तभी तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लोगे, तभी हम लेंगे। ठीक है जी। अगर मैनेजमेंट ना प्रोवाइड करे तो फिर तो भैया वापस से रिवैल्यूएट कर लो इंटीग्रिटी। अगर इनकंसिस्टेंसी है तो भी रिवैल्यूएट कर लो, और इंपैक्ट देखो, पढ़ो एक बार फटाफट। इसको भी आप चार्ट से कर सकते हो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ए ऑडिट एविडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट के लिए। सिमिलर टू रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर ऑडिट एविडेंस। Although written representation provide necessary audit evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence. Correct incorrect के लिए ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये लैंग्वेज। Furthermore, the fact that management has provided reliable written representation does not affect the nature or extent of other audit evidence that the auditor। आप ये बोलो कि यार मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, देखो कितना रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्या इससे मैं बाकी एविडेंस कम ले लूं क्या? उन सबको इंपैक्ट नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव क्या है? जैन 21 में आ चुका है। To obtain return representation from management, that management believe that it has fulfilled the fundamental responsibility to support other audit evidence by means of written representation if determined necessary by the auditor or required by other SA, and to respond appropriately to written representation provided by management inquiry inspection। तो जो मैनेजमेंट ने दिया है उसे भी चेक करना पड़ता है। किससे लोगे? मैनेजमेंट से या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे? नो। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट? मैं लिखा, हालांकि कहीं भी मार्क नहीं करवाए आपने, क्लास वाले बच्चों ने देखना किताब में मार्क है ये। हाँ मार्क देना, ठीक है। अगर बाकी स्टूडेंट है जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, भाई अपनी किसी की नोटबुक लेके आप मार्क कर सकते हो आईसीआई स्टडी मटेरियल में। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस किस के लिए लेते हैं भाई? आप फाइनेंशियल बना रहे हो उसके लिए आप हमें इन्फॉर्म, ऐसे 210 याद है, उसी के पॉइंट है सारे। और बाकी अदर ऐसे भी बोलते हैं अलग अलग जगह पे कि आपको क्या लेना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का डेट और पीरियड क्या होगा? द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एंड करेक्ट इनकरेक्ट। आई होप मार्क किया हुआ। The written representation shall be in the form of a representation letter addressed to the auditor. If law or regulation require management to make a public statement about its responsibility, the relevant matter covered by such statement need not be included in the representation letter, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक स्टेटमेंट अवेलेबल है। अगर आपको डाउट है किसके ऊपर? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे, तो क्या करोगे? तो भैया हम रीअसेस करेंगे सारी चीजें। इफ द ऑडिटर हैज कंसर्न अबाउट द competence, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू और diligence ऑफ मैनेजमेंट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ representation. In particular, if written representation are inconsistent with other audit evidence, the auditor shall perform क्या?
other audit procedure to attempt to resolve the matter. If the auditor conclude that the written representation are not reliable, आप finally conclude कर रहे हो, the auditor will take appropriate action including the possible effect on the opinion. Requested written representation not provided, तो दोबारा से क्या आप reassess कर लोगे? Yes sir, he shall discuss the matter. भैया क्यों नहीं दे रहे हो, और reevaluate the reliability and integrity of management. इसका ऑडिट रिपोर्ट पे डाउट आ जाएगा. अगर आपको नहीं मिलता है या डाउट होता है, नहीं दे रहे हैं तो डिस्क्लेमर, डाउट है और इनकंसिस्टेंट है तो क्वालिफाइड ओपिनियन. लेट्स टेक ए ब्रेक फॉर 10 मिनट्स. चलिए जी, अब आप मुझे बताओ, अब 4 स्टैंडर्ड आपने मुझे बताने करवाने हैं या नहीं. मैंने नंबर 1 एसए नंबर 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. हाँ करवा दूं यार, ये स्टैंडर्ड भी अगर करवाओगे ना तो मजा नहीं आएगा मुझे, क्योंकि इतने बेसिक स्टैंडर्ड है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना है, क्योंकि उसी के बेस पे तो ओपिनियन दूंगा, उसी के भाई लीगल रिक्वायरमेंट है. हाँ ये आपके कुछ एमसीक्यूज हैं कि आपको जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो 7 साल के लिए संभाल के रखनी है. आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते, एडमिन चेंजेस कर सकते हो. आपको सारे सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, उनके एग्जांपल्स. तो बेटा ये सारे है ना, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं. तो मुझे लगता है ये आपको खुद से रीड करना चाहिए, क्योंकि अब याद करना पड़ेगा आपको. इसमें कोई भी ऐसा टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है जिसको मुझे लगे कि यार आपको जजमेंट लगाना है, दिमाग लगाना है तो मैं समझा दूं. असेंबल करने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स. क्लीन अप प्रोसेस करते हो, क्लीन अप प्रोसेस के लिए कितना टाइम मिलता है? 60 दिन, जिसमें आप असेंबली कर लेते हो, डॉक्यूमेंट्स को फाइनल फाइल बना देते हो, क्लोज करके रख देते हो, फिर उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होता. 3 तरह की आपकी ऑडिट नोटबुक होती है. कौन कौन सी? अच्छा एक ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी. जितना भी हमारा काम होता है ना, हम उसकी एक समरी बना देते हैं ताकि पार्टनर को रिव्यू करवा सकें. उसके अंदर सारी सिग्निफिकेंट बातें आती हैं. वर्क पेपर की ओनरशिप किसके पास होती है? क्या दूसरों को दिखा सकता है? क्लाइंट नहीं. हाँ क्यों बोल रहे हो? नहीं दिखा सकता, उसकी प्रॉपर्टी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है. क्लाइंट को दिखा सकता है? टेक्निकली नहीं, बट चाहे तो दिखा सकता है. बट एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. 3 तरह की फाइल बनती है, परमानेंट फाइल, करंट फाइल, ऑडिट नोटबुक. ये समझा देता हूं. परमानेंट फाइल क्या होती है भाई? जब भी हम ऑडिट करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखनी पड़ेगी ना. तो मैंने आप लोगों को रियल लाइफ भी समझा रखा है, अब मैं थ्योरी लाइफ समझा रहा हूं सिर्फ. तो 3 फाइल बनाता है ऑडिटर. जैसे कि मान लो मैंने ऑडिट इस साल स्टार्ट किया, पिछले साल स्टार्ट किया था. रिलायंस का ऑडिट स्टार्ट किया हमने. रिलायंस की हमने पॉलिसीज ले ली, मैनुअल्स ले लिए, एसओपीज ले लिए, कस्टमर्स के साथ एग्रीमेंट्स ले लिए, बहुत कुछ ले लिया हमने. आप एमओए, एओए और भी फलाफला बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो. वो हमने सारे फर्स्ट ईयर में ले लिए. ऑडिट खत्म हो गया, अगले साल फिर गया मैं ऑडिट करने. अब आप क्लाइंट को जाकर कहते हो एग्रीमेंट दे दो, एमओए दे दो, एओए दे दो, ये दे दो. क्लाइंट छपाट नहीं लगा देगा आपको. इस साले पिछले साल दिए तो थे, सारी एसओपी दी थी, सारे. हम हर साल बदल थोड़ी ना रहे हैं बैठ के, हाँ या ना? तो आपको नहीं लगता ऑडिटर को एक अपनी ऐसी फाइल बनानी चाहिए जिसमें वो इन परमानेंट नेचर के रिकॉर्ड्स को रखे, ताकि क्लाइंट से बार बार ना मांगने पड़े, वो पिटेगा अदरवाइज. जब कोई चेंज आए, चेंज अपडेट करके लगा दो बस. हर साल ऑडिट मैंने किया, ऑडिट रिपोर्ट तो एक ही बनती है ना 1 साल की. हर साल की ऑडिट रिपोर्ट करंट फाइल में भी लगा लो और परमानेंट में भी लगा लो. तो परमानेंट फाइल समझ आई, जिसे मैं ऐसे डॉक्यूमेंटेशन लगाता हूं जिनको मैं फ्यूचर में रेफर करता हूं और जिनके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं तो मैं अपडेट. करंट फाइल मतलब करंट ईयर का प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट से लेके रिपोर्टिंग तक सारा डॉक्यूमेंटेशन का आएगा करंट में. इवन करंट का कुछ जा सकता है कहां पे? परमानेंट में जा सकता है ना, जो मैं अगले साल रेफर करूंगा. तो ये 2 तरह की फाइल होती है, परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल. दोनों के एग्जांपल दे रखे हैं. क्या ये ऑडिटर के लिए एक ऑडिट एविडेंस है? फ्यूचर में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आ जाए, पीयर रिव्यू आ जाए, क्वालिटी रिव्यू आ जाए, है ना, वहां पे प्रूव कर सकता है. एक होती है ऑडिट नोटबुक. इट्स ए काइंड ऑफ नोटबुक ओनली, जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूं, जिसमें मैं अपनी डेली एक्टिविटी लिख लेता हूं, ऑब्जर्वेशन लिख लेता हूं, क्लाइंट से क्या फॉलो अप करना है वो सब मैं लिखता हुआ चलता हूं.
तो क्या ये भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है? यस। आखिरी में हम क्या करते हैं, इसको भी स्कैन करते हैं और करंट ऑडिट फाइल के अंदर डाल देते हैं। समझ आया जी? 3 तरह की फाइल होती है, डिटेल वीडियो देखना चाहो देख लेना। एविडेंसेस क्लाइंट से जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आइदर इन रिटर्न फॉर्म और इन वर्बल फॉर्म, आर दी एविडेंसेस। इसका चार्ट बहुत अच्छा है शायद। लो जी, एविडेंसेस क्या होती है? जो हम इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वर्बल हो, चाहे रिटर्न हो, जैसी भी हो, जितनी भी हम इंफॉर्मेशन क्लाइंट से लेते हैं अपना काम करने के लिए, ऑडिट करने के लिए और उसके बाद ओपिनियन फ्रेम करने के लिए, वो क्या होते हैं बेटा जी? ऑडिट एविडेंसेस। हमें किस तरह के ऑडिट एविडेंसेस लेने होते हैं? सर ये मत पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सर ये पढ़ाना है ये। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चार्ट है, 30 सेकेंड ही तो लगेंगे, करवा दो। आपको किस तरह के एविडेंसेस देने हैं? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? और क्वांटिटी किससे डिसाइड होगी आपकी? मटेरियलिटी, रोमम और साइज ऑफ अकाउंट। क्वालिटी, सोर्स, नेचर और वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, गला जा चुका है भैया जी। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं? अकॉर्डिंग टू नेचर, विजुअल हो सकते हैं, फिजिकल स्टॉक्स आप देख रहे हो, डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स, ओरल, डिस्कशन, इंक्वायरी। सोर्स इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल। इंटरनल जो क्लाइंट क्रिएट कर रहा है, जैसे कि सेल्स इनवॉइस, लेस रिलायबल, मोर रिलायबल। इंटरनल लेस रिलायबल, हम इस पर रिलाय कर सकते हैं यदि क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो। इवन जो एविडेंस क्लाइंट जनरेट कर रहा है ना, उस पर हमें एक ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ता है। कौन सा? आईपीई, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी पे आईपी टेस्टिंग होती है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। एक्सटर्नल एविडेंसेस भी होते हैं जो हम आउटसाइड से लेते हैं, परचेज इनवॉइस, इवन कंफर्मेशंस। ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नंबर 1, इंडिपेंडेंट सोर्स से ले रहे हो, ज्यादा रिलायबल होगा। हाँ या ना? भाई मैं बैंक से कंफर्मेशन लेकर आ रहा हूं, डेटर से कंफर्मेशन ले रहा हूं, और एक मैं कंपनी के एम्प्लॉय से पूछ रहा हूं भाई कितना बैलेंस आ रहा है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है? इंडिपेंडेंट सोर्स। इंटरनल एविडेंसेस भी रिलायबल होंगे यदि कंट्रोल्स पे आप कंफर्ट ले चुके हो तो। डायरेक्टली जो एविडेंसेस ऑडिटर ऑब्टेन करता है वो ज्यादा रिलायबल होंगे रादर देन इनडायरेक्टली। रिटर्न एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होंगे रादर देन ओरल, और ओरिजिनल ज्यादा रिलायबल होंगे एज कंपेयर टू। सर ये मत पढ़ाओ, इतना आसान। आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो वो भी एक एविडेंस है ना हमारे लिए। अगर ऑडिटर एक्सपर्ट होता तो क्या हो जाता? एसए नंबर 600। मैनेजमेंट एक्सपर्ट है इसीलिए मैं क्या लगा रहा हूं? एसए नंबर 600। याद है? सॉरी 500, माय बैड। 500, 500। अब मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को हायर किया अपने किसी काम के लिए, एग्जांपल डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन के लिए, तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि वो सामने वाला बंदा इंडिपेंडेंट है या कॉम्पिटेंट है या कैपेबल है, या उसका काम क्या है, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लो, और मैं उसकी रिपोर्ट किस अजर्शन के लिए रेफर कर रहा हूं। ठीक है जी, ये एक्सपर्ट के केस में एविडेंस हो गया। अगर ऑडिटर लिखा भी है, अगर ऑडिटर एक्सपर्ट है तो कौन सा ऐसे लगाओगे, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो। अगर आपको इनकंसिस्टेंसी मिल रही है एविडेंसेस में तो क्या करोगे? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। कैसे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हो? एक हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, तीसरा सब्सटेंटिव करते हैं। सब्सटेंटिव में दो आ जाते हैं, कौन कौन से? टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। टीओडी के अंदर भी दो चीजें बताई थी मैंने, एक क्या? वाउचिंग, दूसरा वेरिफिकेशन। मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, इंक्वायरी, जितने भी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं आइदर इनसाइड द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी, हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्या जो इंक्वायरी की है, आप 3-4 एग्जांपल डाल सकते हो। क्या इंक्वायरी सफिशिएंट है? नहीं सर, डॉक्यूमेंट से इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को फिजिकली देखना, जैसे कि इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, वो भी कर सकते हैं। ऐसे 505 कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट वगैरह का रिकैलकुलेशन, रिपरफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर चैप्टर पढ़कर आए हो वो भी लगा सकते हैं। दीज आर द मेथड्स। क्लियर है? 501।
501 तीन चीजों पे बात करता है। कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं? इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस और लिटिगेशन एंड क्लेम, सेगमेंट रिपोर्टिंग। हाँ जी, यूट्यूब 501 किन तीन चीजों की बात करता है? दोबारा बताओ। इन्वेंट्री का और लिटिगेशन, तीसरा सेगमेंट रिपोर्टिंग। भैया ये तीन चीजों पे ऐसे हमारा 501 बात करता है। सबसे पहले बात करेंगे लिटिगेशन एंड क्लेम। कैसे ऑडिट करोगे? बंद कर दो किताबें, बंद कर दो रिक्वायरमेंट। सबसे पहले इंक्वायरी कर लेंगे, क्लाइंट से पूछेंगे आपके यहां क्या क्या केस चल रहा है, सब बता दो। ठीक है, कर लो इंक्वायरी। दूसरा, कंपनी के इन हाउस लीगल काउंसिल से बातचीत करेंगे, कर लो जी। बोर्ड मिनट्स को रीड करेंगे, कर लो। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रीड करेंगे, देख लो जी। 4 पॉइंट बता दिए मैंने। पांचवा सबसे मेन, जो लीगल एक्सपेंस का लेजर है उसको निकालेंगे। उसको बेटा मैंने आपको बताया था पार्टी वाइज सैनिटाइज करेंगे। हर एक पार्टी का रीजन लिखेंगे, एग्रीमेंट्स को स्टडी करते हुए किसको पैसे क्यों जा रहे हैं। अगर फिर कुछ रह जाता है तो क्लाइंट से वापस से डिस्कस करेंगे कि भाई इस बंदे को पैसे याद है, वो मैंने बताया था आप लोगों को। ये 5 पॉइंट हमने कर लिए। अब इवैल्यूएट करेंगे, क्या कोई ऐसा एरिया है जहां पे मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर आ रहा है। इफ यस, अगर रिस्क की सिचुएशन है, कोई केस चल रहा है, देन वी विल टॉक टू दी कंपनी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। आप, हाँ, आपका पॉइंट भी ठीक है कि हम भैया मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से भी डिस्कस करते हैं, वो मैंने पहले ही कवर कर लिया था नंबर 1 पे। आगे का पॉइंट पहले ही कवर कर लिया। अब आपको कोई रिस्क नजर आ रहा है, देन वी कैन आस्क मैनेजमेंट कि भैया हम इसमें एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी बात करेंगे। इसमें मैंने एक कंपनी का केस लिया था, अगर आपको याद हो तो, रियल लाइफ का, ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सीएनजी कंपनी का एग्जांपल बताया था जो कलकत्ता से यहां लेकर आ रही है, याद है? तो ये 5 पॉइंट आपने लिखे। कुछ रिस्क मिलता है तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से हमने बात कर ली। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल हो सकता है आपसे बात ना करे, उसका लॉ अलाउ नहीं करता, तो मैं लीगल ओपिनियन ले सकता हूं। हो सकता है मैनेजमेंट मना कर दे उसको बात करने से, उस केस में भी मुझे इंपैक्ट देखना पड़ेगा, हाँ या ना? ये आपका खत्म हो जाता है क्या, लिटिगेशन एंड क्लेम। कितने पॉइंट हो गए? आ जाए तो 5 पॉइंट लिखना, खत्म। बात कर लेते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। एएस नंबर 17 क्या बोलता है? एएस 17 कि आपको, कंपनी को जो भी उसके रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनको अलग से डिस्क्लोज करना। और वो रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होते हैं अकाउंट में? 10%। उसके 4 पॉइंट दे रखे थे जो मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल से मार्क करवाए थे, याद है? वो इस किताब में नहीं है, कोई क्लास में मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल से आपको मार्क करवाए थे, वो पॉइंट लिखे हुए हैं, दो एक बार। थैंक यू बेटा। सेगमेंट रिपोर्टिंग, आपको मैनेजमेंट को देखना होता है कि मैनेजमेंट किस बेसिस पे डिस्क्लोज कर रही है, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। बताओ क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, आप थोड़ा सोचकर बताओ क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। रिवेन्यू, बिल्कुल ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस, रिवेन्यू, एसेट्स और एसेट्स एंड रिवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स एंड लायबिलिटी, और क्या बोला आपने? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी था शायद, यू आर राइट। एक्सपेंसेस भी देखते कि हमारे किस सेगमेंट का एक्सपेंसेस 10% से ज्यादा जा रहा है, उनको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और इन मेथड को आपको वेरीफाई करना होता है सही है या नहीं है। ये लिखा है आपने, इसको तो आप ही रीड करोगे। सेल्स, सेल्स, एसेट, प्रीवियस ईयर से कंसिस्टेंसी आपने लिखी है बेटा, धन्यवाद। अच्छा लिखा है, छोटा लिखा है, स्पेस कम है ना, हमारी कमी है, बुक में स्पेस ही नहीं है। समझ आया जी? तो ये हमें सेगमेंट रिपोर्टिंग में देखना है। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस। इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन। याद है पिक्चर पूरी जो मैंने करके दिखाई थी? हम क्या करते हैं, क्लाइंट को फोन करते हैं कि बाबू मैं आ रहा हूं 31 मार्च को, बहुत सारी लोकेशन पे स्टॉक हो सकता है, सब लोकेशन पे जाओगे क्या? ना, मटेरियल लोकेशंस पे जाएंगे, सैंपल निकालने पड़ेंगे। उस लोकेशन पे गए, उस लोकेशन की इन्वेंट्री निकाली, सैंपल निकाल लिए। अब क्लाइंट को भी 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। क्लाइंट कहेगा कपिल जी हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही करने की,
एक काम करो, हम लोग जब करेंगे ना फिजिकल वेरिफिकेशन, आप भी आके हमारे साथ क्या कर लो, पार्टिसिपेट कर लो। भाई हमको तो पूरा देखना है, आपको सैंपल बेसिस पे देखना है। हम क्या करेंगे, हमारी टीम को बोल देंगे पहले ऑडिटर के सैंपल वेरीफाई करवा दो, बाद में हम अपना करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि मैनेजमेंट का प्रोसेस समझो, इंटरनल कंट्रोल समझो, जाके पार्टिसिपेट करो, ऑब्जर्व करो, खुद कुछ टेस्ट काउंट कर लेना, रिजल्ट देख लेना। ये सारी कुछ बेसिक बातें आपने 6-7 पॉइंट देखे थे, यस और नो। फिर कुछ केस स्टडीज आ गई थी कि भैया अगर आप 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन करने नहीं जा पा रहे हो किसी भी रीजन से, तो क्या करोगे। हमने कहा किसी दूसरे दिन चले जाएंगे और उसके बाद जो बैलेंस पीरियड है उसका रिकंसिलेशन कर लेंगे, यस और नो, इंटरवेनिंग पीरियड ट्रांजेक्शन को चेक कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा मैं जा ही नहीं सकता। अगर मैं जा नहीं, अभी थर्ड पार्टी पे आएंगे, अगर मैं जा ही नहीं सकता तो इम्प्रैक्टिकल है। अब बताओ कौन बताएगा। अरे मैं कह रहा हूं हम नहीं जा सकते तो दूसरा कैसे जाएगा, पाकिस्तान पे है माल हमारा। क्या कह रहे हो, हाथ उठा के बताएंगे कौन बताएगा। लाइव वालों आप भी बताओ। हाँ जी हाँ, यस है, वो ठीक है, आपने प्रोसीजर बता दिया, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। मैं ऑडिट, आपको पहले एक टेक्निकल लाइन करनी है कि नाउ ऑडिटर विल अप्लाई ऑल्टरनेट अदर ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि पहला ऑडिट प्रोसीजर आपका नहीं लग सकता। अब आपको बताना है कि क्या क्या अदर ऑडिट प्रोसीजर हो सकते हैं। आप बोलोगे सर डिस्पैच के पेपर्स देख लो, रिसीविंग के पेपर देख लो, हो सकता है आप तो 31 मार्च की बात कर रहे हो, अप्रैल में करोगे ऑडिट, हो सकता है सब्सिक्वेंटली माल बिक जाए, रिसीविंग देख लो, बहुत सारे आप सब्सिक्वेंट या अदर ऑडिट प्रोसीजर बता सकते हो। आपकी किताब नहीं बताती है, आपका ऐसे 500 एक क्या बोलता है, अप्लाई अदर ऑडिट प्रोसीजर, लेकिन मैंने एरो लगवा के शायद आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लिखवा दिए थे क्या क्या हो सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। समझ आया। दो सिचुएशन ले ली, 31 मार्च को नहीं जा पाए, दूसरी डेट चले जाओ, नहीं जा सकते तो अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा लो। एक और सिचुएशन, इन्वेंट्री कहीं अलग जगह पे रखी हुई है, किसी और के पास है, बैंक को गारंटी दे रखी है सीसी में फिजिकल, कंसाइनर के पास है मेरा इन्वेंट्री, तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो खुद चले जाओ या किसी को भेज दो या कंफर्मेशन ले लो या सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट, यहां पे ऐसे 501 खत्म। मजा आया। अब आता है ऐसे नंबर 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब यह है कि आप एग्जिस्टेंस कंफर्म करना चाह रहे हो, किस किस का। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में किस किस से ले सकता हूं कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, चिट्ठी डाल दी आपने, रिप्लाई तभी करना जब डिसएग्री करती हो, अदरवाइज मैं मान लूंगा तुम प्यार करती हो। ये कौन सा है, नेगेटिव कंफर्मेशन। कौन सी कंफर्मेशन है ये, नेगेटिव कंफर्मेशन। यूज करोगे कभी रियल लाइफ में, ना बाबा ना, ना बाबा ना। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है कि सामने वाले को चिट्ठी लिखकर पूछना कि जो क्लाइंट प्लेस पे आपके बैलेंसेस आ रहे हैं वो सही है या। चिट्ठी किस किस को लिखी जा सकती है, डेटर्स को, क्या कंफर्म करने के लिए, 31 मार्च का बैलेंस या कोई ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट, और क्रेडिटर को क्या कंफर्म करने के लिए, यही तीनों चीज, और बैंकर को उसकी एफडी के लिए, उसके लोन्स के लिए, उसके करंट अकाउंट के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए लिखी जा सकती है। और लीगल लॉयर को, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, भैया जो केस चल रहे हैं इसके अंदर क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, डिसीजन किसके फेवर में आएगा, प्रोविजन बनना चाहिए। तो याद करो, मैंने ग्रेट ईस्टर्न को तो ऐसे कर दिया है, कोई मैनेजमेंट का बंदा देखेगा कपिल पागल हो गया है, कंपनी को पब्लिकली बोल रहा है। ग्रेट ईस्टर्न का केस याद है बेटा, 1000 केस देखे थे हम लोगों ने। तो आपको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी बात करनी पड़ती है, वो काली रातें मैं कैसे भूल सकता हूं। या समझ आया। कंफर्मेशन को मैं अलग अलग, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन है, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं लिखते, कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन को बैलेंसेस के लिए यूज किया जाता है, बताओ और किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चा कहता है और किस काम के लिए करते थे, किसी के लिए नहीं। बैलेंस, ट्रांजैक्शन, एग्रीमेंट, साइड एग्रीमेंट, बहुत सारे लीगल लॉयर्स, अब बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन का पर्पस। फिर आपके मन में आता है, तुमने पूछा था शायद क्वेश्चन, सर ईमेल क्यों नहीं कर रहे, ये पैसा क्यों खराब कर रहे हो, आता है मन में। तो भैया ईमेल में फ्रॉड होने के चांसेस, जैसे आप फेक आईडी बना के इंस्टाग्राम फेसबुक पे दूसरों को चोमू बनाते हो, सेम उसी तरह से क्लाइंट भी फेक आईडीज बना के आपको चोमू
इसे मैंने आपको एक फ्रॉड का भी एग्जांपल दिया था रियल लाइफ का, याद करो, वो लिलीपुट वाला, याद है? याद है आप लोगों को? भूल गया सर मैं तो, आपने हजारों कंपनियों के एग्जांपल दिए, गायब, याद है? तो हमने कहा बहुत सारे पर्पस के लिए ये यूज हो जाता है। दो तरह की कंफर्मेशन होती है, दिल में छुरा डाल के पढ़ो, एक कौन सा? पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक होता है नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन सामने वाले को कंफर्मेशन भेजते हैं और उसे हर हाल में आपको रिप्लाई करना है। नेगेटिव हम उसको चिट्ठी भेजते हैं और ये बोलते हैं कि तू रिप्लाई सिर्फ तभी करियो जो डिसएग्री करता है। मैं मान लूंगा कि तुम एग्री करते हो क्योंकि मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है ये मानने का कि तुम रिप्लाई नहीं करोगे। अजीब बात नहीं है? वो लाला के पास, कंपनी के पास जब कंफर्मेशन जाती है तो 10 बार क्लाइंट से फोन करवाना पड़ता है, भाई फोन कर, 4 गाली दे और उसको बोल हमें रिप्लाई करे, तब हमारे। आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं रियल लाइफ की, जब हम चिट्ठी भेजते हैं तो उसके अंदर एक पेड एनवलप भी डाल के भेजते हैं, याद है? क्योंकि हमें पता है सामने वाले को, हमें ऑडिटर चिट्ठी भेज रहा है और ऑडिटर कह रहा है मुझे रिप्लाई करो, वो क्लाइंट है यूएस, वो कह रहा है रिप्लाई करने की कॉस्ट 5,000 है, नहीं करना रिप्लाई। मैं तो 5,000 कस्टमर के साथ डील करता हूं, 5,000 कंपनी के साथ, सबकी कंपनियों के 5,000 ऑडिटर है, 5,000 इंटू 5,000 ऐसे ही दारू पियेंगे? हाँ या ना? भाई उड़ाना है तो दारू पे उड़ाएंगे। तो भैया ऑडिटर क्या करता है, उसके साथ कहता है ले नल्ले एक पेड एनवलप ले, हमें पता है तो रिप्लाई नहीं करेगा, तब उस लिफाफे के अंदर एक और लिफाफा डालते हैं जो कि ऑलरेडी क्या होता है बेटा, मेरे माई बाप अब तो रिप्लाई कर, हाँ या ना? तो वो रिप्लाई करने की हम उससे गुजारिश कर सकते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन, ठीक है? कंफर्मेशन डिजाइन करते टाइम किन किन चीजों को ध्यान रखोगे? कुछ फालतू के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या ध्यान रखोगे? कितना रिस्क है एरिया का, किन पार्टीज को भेजनी है, क्या बैलेंसेस हैं, सामने वाले का एड्रेस ही होना चाहिए, हाँ या ना? सामने वाले को मैटर की नॉलेज होनी चाहिए, मेरा लेआउट किस तरह से रहेगा, क्लाइंट अप्रूव्ड होना चाहिए, मेरा साइन, मैंने आपको कंफर्मेशन दिखाई थी ना, वो गलती से फर्म का नाम भी दिख गया था। तो ये सारी चीजें आपके डिजाइनिंग के अंदर रहेगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन आता है आपका जो कि पेपर में भी आ गया, बड़ा बुरा लगता है मेरे को, जुलाई 21 में क्या क्वेश्चन पूछा है कि ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन कब यूज करेगा, बताना जरा कब करेगा? हाँ, पढ़ो जरा एक बार इसे। क्या कह रहा है? रिस्क कम हो, रिस्क कम हो, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव हो, स्मॉल अमाउंट हो, एक्सेप्शन होने के चांसेस नहीं है, और मेरे पास कोई रीजन नहीं कि सामने वाला रिप्लाई ना करे। पढ़ो एक बार। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? कोई डिफरेंस, कि मैंने कुछ भेजा और सामने से जो रिप्लाई आया, दोनों में क्या है? डिफरेंस को छोड़ दोगे, इवेल्युएट करोगे। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? मेरी चिट्ठी या तो डिलीवर नहीं हुई या सामने से रिप्लाई नहीं आया। रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंफर्मेशन है सामने वाली पार्टी को भेजी है, उसने रिप्लाई कर दिया, उस पर विश्वास करें या ना करें, ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? किन फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा? सामने वाली पार्टी की इंडिपेंडेंस पे, हाँ या ना? सामने वाली पार्टी की नॉलेज पे। कैसे सर? इसका एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल सुनो। आपने कंफर्मेशन भेजी ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए कि भैया मैं बैलेंस कंफर्म नहीं कर रहा, मैंने ट्रांजैक्शन लिख के भेजी कि आपने साल में 10 ट्रांजैक्शन की है या, और वो सारी ट्रांजैक्शन मैंने डाल के भेज दी, सामने वाली पार्टी ने बैलेंस कंफर्म कर दिया। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आपने बैलेंस कंफर्म करने के लिए भेजा कि भैया ये बैलेंस है, कंफर्म कर दो। आप कौन सी डेट का बैलेंस भेजते हो? 31 मार्च। साले ने करंट का भेज दिया, आपने भेजी थी मान लो 30 अप्रैल को, उसने क्या किया, 30 अप्रैल को जो बैलेंस आ रहा था वो डिसएग्री करके वो बैलेंस भेज दिया। इसका मतलब सामने वाली पार्टी को ज्यादा नॉलेज है नहीं। उसके अलावा विलिंगनेस, भाई आप चाहते हो क्या हमें रिप्लाई करना? क्योंकि मैंने बताया ना रिप्लाई करना क्या एक कॉस्टली अफेयर है, तो ये भी बड़ी चीजें डिपेंड करती है कि वो रिलायबल होगा या नहीं होगा। देखो 3 पॉइंट आए क्या? ऑब्जेक्टिविटी, नॉलेज, विलिंगनेस। अगर मुझे सामने वाली पार्टी के ऊपर कोई डाउट है
तो क्या मैं छोड़ दूंगा या अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा? अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे हम, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर। डिजाइनिंग के कुछ बेसिक पार्ट्स आप देख लीजिए। अगर मैनेजमेंट मुझे मना कर दे कि हम कंफर्मेशन नहीं भेजने देंगे, तो ये कुछ ऐसा ही नहीं होगा ऐसे 210 में जब वो बोलती थी कि भैया कुछ प्री कंडीशंस हम फॉलो, तो वहां पे जो आंसर था सेम आंसर है। मैनेजमेंट आपको मना कर रही है तो आप क्या करोगे? पूछोगे क्यों मना कर रहे हो, इंक्वायरी रीजन क्या है, उसको इवेल्युएट करोगे, देखोगे इस काम को मैं किसी दूसरे तरीके से कर सकता हूं या, अगर नहीं तो वापस से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिवैल्यूएट हो जाएंगी। अगर वो अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा के काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहां तक समझ आया? क्लियर है? चलो जी। नॉन रिस्पॉन्स ये मैंने बता दिया। एक्सेप्शन डिफरेंस, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका ऐसे नंबर 505 कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो गया चैप्टर 3। कुछ बचा? क्या बात है, बहुत बढ़िया।